किंग को कार्तिक की कमजोरी मिल गई थी, इसीलिए अब उसे कार्तिक से डर नहीं लग रहा था। किंग ने हाथ से इशारा करते हुए अपने सबॉर्डिनेट से कहा, इस लड़के को पिछली केव में कैद कर दो। किंग के सबॉर्डिनेट के मन में पहले से ही कार्तिक को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। उसे नफरत करते थे वो लोग, और अब तो उन्हें किंग से परमिशन भी मिल गई थी। वो तुरंत ही ऑर्डर को फॉलो करने लगे थे। उन्होंने कार्तिक को उसके छोटे से केज से बाहर ही नहीं निकलने दिया, बल्कि उन्होंने कुछ पावरफुल सबॉर्डिनेट्स को बुलाया जो दिखने में इनसे भी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने कार्तिक को उसके छोटे से केज से बाहर ही नहीं निकलने दिया, बल्कि उन्होंने उस पावरफुल सबॉर्डिनेट को बुलाया जो दिखने में उनसे भी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने कार्तिक के केज को चारों तरफ से उठा लिया। कार्तिक ने एक बार और अपने केज से बाहर निकलने का प्रयास किया और केज के मेन गेट पे जोर से एक किक मारी। कार्तिक फिर से किसी केव में बंद होने के लिए जा रहा था। अब तो उसे लगने लगा था कि उसका और केव का कोई संबंध था। कार्तिक ने चिल्लाते हुए कहा, तू एक दुष्ट किंग है, ये तुझे मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तूने अपने गंदे हाथों से मेरी फ्रेंड को टच भी किया ना, तो मैं तेरी वो दुर्गति करूंगा, तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुझे कब्र भी नसीब नहीं होगी। कार्तिक चिल्लाते हुए लगातार पैर से पिंजरे के मेन गेट पे किक मारे जा रहा था। हालांकि किंग को कार्तिक की कही किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कार्तिक को तड़पता हुआ देखकर खुश हो रहा था और कोल्ड स्माइल के साथ उसने कार्तिक से कहा, तुम्हें दूसरों से पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कमीने! कार्तिक दहाड़ता ही रह गया पर कुछ नहीं कर पाया। कार्तिक ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये किंग इतना अय्याश निकलेगा कि खुद को आधे घंटे भी नहीं रोक पाएगा। अब कार्तिक चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी किसी मछली की तरह था जो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। कार्तिक ने एक नजर उठाकर इनकम्पेरेबल रिग्रेट के साथ रितिका को देखा। जब उसने सोचा कि किंग ने किसी तरह उसकी दोस्त रितिका की इंसल्ट की थी तो उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पर जब कार्तिक ने निराश होते हुए रितिका को देखा, तब रितिका ने चुपके से कार्तिक को शांत रहने के लिए हाथ से इशारा किया। कार्तिक शॉक्ड हो गया। ये रितिका कैसी लड़की? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो शांत थी। तभी कार्तिक ने रितिका को अपने बैकपैक की तरफ इशारा करते हुए देखा। कार्तिक तुरंत समझ गया कि ट्राइब के जिन ग्रुप्स ने इन लोगों को पकड़ा था वो इनके बैग्स को नहीं लेकर गए थे। शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि पेड़ की छाल से बने बैग्स कोई खास कीमत के नहीं होंगे। यहाँ की सारे नेटिव ट्राइब्स अत्यंत गरीब थी और इनके बैग में थोड़े से खाने के अलावा कुछ मीनिंगलेस हैंडमेड मूर्तियां थी। इसीलिए कार्तिक और रितिका को पकड़ने के बाद ये लोग थोड़े आलसी हो गए और इन्होंने बैग ले जाना जरूरी नहीं समझा। सेवेज माउंटेन में कभी भी कुछ भी वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन कार्तिक को पता था कि रितिका के बैग में क्या था और वो कितना वैल्यूएबल था। रितिका जैसी जीनियस स्टूडेंट ने ये बैग ऐसे ही नहीं लटकाया था। जब वो उस स्मॉल ट्राइब में थी तब उसके पास करने के लिए कुछ खास होता भी नहीं था, तो वो अपने खाली समय में अपने लिए कुछ छोटे मोटे टूल्स बनाती थी। कुछ दिन पहले एक शिकारी दस्ते की मदद से उसने वास्तव में एक बड़ी इलेक्ट्रिक आयल फिश को पकड़ने के लिए रैटन वाइन से बने हुए नेट का इस्तेमाल किया था। उसके बाद कोई भी नहीं जानता था कि रितिका ने ईल के इलेक्ट्रिकल टिश्यूज को निकालने के लिए किस मेथड का यूज किया था। 2 दिन की कड़ी मेहनत से रितिका ने इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। ये बैटरी इतनी ताकतवर थी कि इसकी मदद से 1 सेकंड में छोड़ा गया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट किसी भी जंगली सुअर को भी जमीन पर गिरा सकता था। आम आदमी पर इसके प्रयोग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई हेल्दी आदमी भी इसकी चपेट में आ जाए तो कंफर्म है कि वो सदमे में आके बेहोश हो जाएगा, और भले ही उसकी मौत हो या ना हो। कार्तिक ये बात समझ चुका था कि रितिका ने इस किंग से निपटने के लिए सेल्फ मेड इलेक्ट्रिक बैटरी को यूज करने की तैयारी वो कर रही थी। लेकिन कार्तिक की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कोशिश करने के बाद भी वो अपने जेल से छूट नहीं पा रहा था। उसे किसी केव में बंद किया जा रहा था और इधर रितिका को अकेले ही इस फॉर्मिडेबल माउंटेन किंग के साथ साथ उसकी पूरी ट्राइब से सामना करना था। अगर रितिका के साथ कुछ बुरा होगा तो कार्तिक चाहकर भी मदद नहीं कर पाएगा और उसे इस बात का बहुत अफसोस होगा। अनफॉर्चुनेटली कार्तिक चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, उसके पास इस समय कोई और अच्छा आइडिया था ही नहीं। जल्द ही उसे माउंटेन के ईस्ट में ले जाया जाएगा और वहां से कार्तिक अब गाँव को नहीं देख सकता था। किंग अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने रितिका से कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, चिंता मत करो और मेरे साथ आओ। तुम यहाँ पर अच्छा खा पी सकती हो। मैं गारंटी देता हूँ कि उस लड़के का पीछा करने की बजाय तुम यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी। रितिका ने किंग को देखकर स्वीट स्माइल देने का नाटक किया और कहने लगी, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो इस बच्चे का क्या होगा? रितिका के साथ लिटिल निशा को भी लाया गया था और इस समय वो डर के मारे रितिका से चिपके जा रही थी और वो अपने सामने खड़े माउंटेन किंग्स से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रितिका ने चुपचाप लिटिल निशा को सिर थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे आश्वस्त किया। किंग ने लिटिल निशा को एक नजर देखकर फिर धीमी आवाज में रितिका से पूछा, ये छोटी लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? रितिका किंग को बताने लगी, ये मेरी छोटी बहन है, क्या मैं इसे अपने साथ ला सकती हूँ? किंग बहुत जोर से हंसा और बोला, ठीक है, ये छोटी बच्ची भी बुरी नहीं है, इसे पालने में भी काफी मजा आएगा, इसकी खूबसूरती भी खराब नहीं है। तुम अपने साथ एक और लड़की लाई हो, एक के साथ एक फ्री वाली बात हो गई है तो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो अच्छी बात है, थैंक यू किंग, रितिका ने मुस्कुराते हुए किंग से कहा और किंग तुरंत ही रितिका की स्माइल पर फिदा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एक लेडी जितनी अधिक खूबसूरत होती है उतना ही वो दूसरों को धोखा देने में कैपेबल होगी। ये धोखे की गुणवत्ता के कारण नहीं था, बल्कि सब उसके अच्छे लुक और ब्यूटी के कारण था। एक टॉप क्लास ब्यूटीफुल गर्ल जब किसी मेल से थोड़ा सा अफेक्शन दिखाती है तो इससे उस मेल का आईक्यू तुरंत नीचे गिर जाता है। रितिका भी बला की खूबसूरत थी। उसने बस एक छोटी सी तरकीब लगाई और किंग खुद ही उसके जाल में फंसने चला आया। अपना हाथ लहराते हुए किंग ने एक सर्वेंट को बुलाया और वो तुरंत ही एक पालन क्वीन लेकर आया, जिस पर रितिका और लिटिल निशा दोनों बैठ गई।
यदि कार्तिक अभी यहाँ होता तो वो निश्चित रूप से रितिका का ये रूप देखकर जरूर शॉक्ड हो जाता। जितना कार्तिक रितिका को जानता था वो बहुत ही जीनियस स्कॉलर थी, जो हमेशा अपने रिसर्च रूम में रहती थी और कभी भी बाहर नहीं आती थी। वो दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन करने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसने बहुत ही स्किलफुली किंग को अपनी बातों में फंसा लिया। अगर कार्तिक ये सीन देखता तो जरूर शॉक्ड हो जाता और खुद से सवाल पूछता कि क्या ये वही रितिका है जिसे वो जानता था। जब रितिका को ले जाया जा रहा था तो कार्तिक अपनी स्थिति के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। ये नेटिव ट्राइबल्स उसे गांव के पीछे एक केव में ले गए। पहले तो कार्तिक को लगा कि ये कोई साधारण केव होगी, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तब केवल रितिका के बारे में सोच सोचकर चिंतित हो रहा था। हालांकि जब उसके केज को केव में गहराई तक लेकर जाया गया तब कार्तिक को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। ये केव अनएक्सपेक्टेडली डीप थी और वो जितनी गहराई में जा रहे थे उतने ही अधिक भयभीत होते जा रहे थे। कार्तिक जानता नहीं था कि ये नेटिव लोग किस चीज से इतना घबरा रहे हैं, पर वो इतना तो समझ गया था कि जिस चीज से ये नेटिव डर रहे हैं वो कोई अच्छी चीज तो हो नहीं सकती, और ये बात कार्तिक के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। जब लोग केव के एंड में पहुंचे तो वो नेटिव भी लोग आखिरकार रुके गए और उनके रुकते ही कार्तिक ने राहत की सांस ली। पर उसके होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि केव के दोनों तरफ कोई मशाल नहीं थी। कार्तिक को इस बात की चिंता हो रही थी कि शायद यहाँ कोई वाइल्ड बीस्ट होगा। कार्तिक ने सोचा कि ये नेटिव लोग उसे बीस्ट का नवाला बनाने के लिए यहाँ लेकर आए, अदरवाइज इन नेटिव लोगों का इस तरह से डरना असंभव था। अब जब कार्तिक ने देख ही लिया है कि यहाँ कुछ नहीं है तो उसने राहत की सांस ली और थोड़ा रिलैक्स हो गया। कार्तिक को लगा कि ये नेटिव इसलिए डर रहे थे क्योंकि ये प्लेस एक फॉरबिडन एरिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद कार्तिक की सोच पूरी तरह से पलट गई। केव के अंत में नेटिव बारबेरियंस ने केज को नीचे रख दिया और उसके बाद केयरफुली एक मोटी लकड़ी के कवर को ग्राउंड से धक्का देकर हटा दिया। वास्तव में उस कवर के नीचे एक और केव थी और केव नीचे की ओर वर्टिकली बनी हुई थी। चूंकि गुफा में कोई मशाल नहीं जल रही थी इसीलिए कार्तिक साफ तौर पर नहीं देख पाया कि गुफा कितनी गहरी थी। कवर खुल जाने के बाद नेटिव लोग भी तेजी से काम करने लगे। उन्होंने कार्तिक के पिंजरे को स्केट व्हील के एक ग्रुप पर लटका दिया और फिर जुड़े हुए व्हील को घुमाया और फिर कार्तिक के जेल को स्केट व्हील के एक ग्रुप के ऊपर लटका दिया। कार्तिक और पिंजरा दोनों को तेजी से उसी वर्टिकल केव में नीचे भेज दिया गया। लगभग 1 मिनट के बाद पिंजरे से नीचे एक आवाज आई। पिंजरा ग्राउंड को टच कर गया था। कार्तिक को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने अनुमान लगाया कि ये गुफा का ग्राउंड ऊपर से दर्जन मीटर की दूरी पर था। इसके बाद उसे सिर के ऊपर किसी चीज के टकराने की आवाज आई। उन बारबेरियन लोगों ने कार्तिक के केव पर लटकी रस्सी को ऊपर से नीचे फेंक दिया और तुरंत लीड को बंद कर दिया। यहाँ तक कि कार्तिक की तरफ की एकमात्र रोशनी भी चली गई। यहाँ इतना अंधेरा था कि उसे अपनी आंखों के सामने उसकी अपनी उंगलियां तक दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि वो यहाँ की नेटिव लैंग्वेज भी नहीं समझता था इसीलिए उसे नेचुरली नहीं पता था कि इन लोगों ने उसे इस तरह की अजीब जगह पर भेज दिया है। जहाँ तक माउंटेन किंग की बात है उसके पास कार्तिक को समझाने का समय नहीं था। कंप्लीट डार्कनेस के कारण लोगों को हमेशा फियर की फीलिंग आती रहेगी। इसके अलावा वो इस समय जिस जगह पर था वो बेहद ठंडी थी और इतनी शांत थी कि उसके दिल की धड़कन भी ढोल बजने जैसी लग रही थी। कार्तिक को इस बात का डर था कि अगर इस स्थिति में कोई अननोन डेंजर होगा तो वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। उसने जल्दी से अपने बैग से रितिका के बनाए हुए ऑयल लैंप को निकाला। ये ऑयल लैंप कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं था जो बाहर से लाया गया हो, बल्कि ये ऑयल लैंप रितिका ने खुद उस स्मॉल ट्राइब में बनाया था। लैंप की पूरी बॉडी को एक बड़े जानवर की बोन से बनाया गया था और रिफाइंड एनिमल फैट को अंदर जमा किया गया था। लैंप शेड फिस्ट के आकार के प्लांट के सीड से बनाया गया था। शेल को हटाने के बाद अंदर ट्रांसपेरेंट हार्ड मेम्ब्रेन की एक परत थी। मोरोवर बर्निंग पॉइंट बहुत अधिक ऊंचाई पर था इसीलिए उसे चिंता नहीं थी कि फ्लेम उसे जला देगी। जब कार्तिक ने फ्लिंट स्टोन की हेल्प से ऑयल लैंप को जला लिया तब जाकर वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लियरली देख पाया। इस समय वो एक ऐसे केव में था जिसका डायमीटर 2 मीटर का था। उसके एक तरफ माउंटेन वॉल थी, वहीं उसके सिर के ऊपर वर्टिकल केव थी जिससे उसे नीचे भेजा गया था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की दूसरी साइड एक लंबी केव थी। ऑयल लैंप का लाइट सोर्स इतना ब्राइट नहीं था, इस वजह से कार्तिक को पता ही नहीं चल पाया कि ये गुफा कितनी बड़ी है। हालांकि इस केव को देखने से इतना तो फील हो रहा था कि यहाँ पे कार्तिक के अलावा कोई और नहीं है। यहाँ पर बस वो है और अनबेरेबल कोल्ड है। कार्तिक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो नेटिव लोग किस चीज से इतना डर रहे थे और किंग ने उसे यहाँ क्यों छोड़ रखा है। उसे अब तक मारा क्यों नहीं गया? क्या किंग चाहता है कि वो स्टार्व्ड होकर तड़प तड़प कर मर जाए? कार्तिक ने अपने सिर को झटका। उसने अपने बैग में से खाने को बाहर निकाला और साइलेंटली कैलकुलेट करने लगा। वो इस बात का अंदाजा लगाने लगा कि अगर वो बच के बाहर नहीं निकल पाया तो वो कितने दिन यहाँ रुक पाएगा, या वो बच भी पाएगा या नहीं। अब जानते हैं आगे के एपिसोड में कि कार्तिक बच पाएगा भी या नहीं। कार्तिक को यहाँ की भाषा नहीं पता थी, इसलिए वो ये भी नहीं जान पाया था कि उसे कहाँ लाया गया है। कार्तिक ने अपने बैग में रखे हुए खाने को निकाला और चुपचाप उसे देखने लगा जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहा हो। कार्तिक अपने मन में अनुमान लगाने लगा कि आखिर वो यहाँ से लंबे टाइम तक नहीं निकल पाया तो उसके जिंदा रहने के लिए कितने टाइम तक का खाना रहेगा जिससे वो कहीं भूखा ना मर जाए। कुछ देर तक ध्यान से कैलकुलेशन करने के बाद कार्तिक थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जितना वो सोच रहा था सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अचानक से इतना सब कुछ हो गया था कि कार्तिक को ज़्यादा तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। जब वो और रितिका और लिटिल निशा के साथ इस जंगल के प्रिमिटिव विलेज के लोगों के पास से भागे थे तो उस वक्त ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, इसीलिए ये लोग अपने साथ बहुत कुछ लेकर नहीं आए थे।
कार्तिक ने कैलकुलेट करके देखा तो उसे समझ में आया कि अगर वो बहुत ध्यान से खाने का इस्तेमाल करता है तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 5 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद इसे भूखा ही रहना पड़ेगा। वहीं इन सबसे अलग गांव में आज राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसे अपनी मनपसंद लड़की मिल गई थी और इसी खुशी में एक्साइटेड होकर उसने पूरे गांव के लिए शानदार खाना बनाने का आयोजन किया था। जब टेस्टी खाने और पीने से उसका पेट भर जाएगा तब जाकर वो इस खूबसूरत लड़की के साथ अपना समय बिताना शुरू करेगा। रितिका को यहाँ के नौकरों ने बहुत अच्छे से तैयार किया था और आज की उसे बैंकेट पार्टी में एक स्पेशल ड्रेस पहनने के लिए दी गई थी। उसे राजा की गद्दी के बगल में बैठाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ जब राजा ने रितिका को अपने यहाँ की लोकल परंपरागत ड्रेस पहने हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब तो उसकी एक्साइटमेंट का कोई जवाब ही नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की जो किसी मेनका से कम नहीं लग रही थी वो असल में आज उसके हाथों लग गई थी और ये सोचकर ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। राजा ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि उसे इतनी खूबसूरत लड़की कभी मिलेगी। रितिका को देखते हुए राजा ने हंसते हुए कहा, एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आकर बैठो, इतनी दूर क्यों बैठी हुई हो? राजा की बात सुनकर रितिका ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, किंग आपको इन सब चीजों के लिए मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। रितिका की बात सुनकर राजा ने तुरंत उसकी बात को मानते हुए कहा, ओके, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा था। मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे अपनी गुस्ताखी के लिए 1 गिलास वाइन और पी लेनी चाहिए। इतना कहकर राजा अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक बड़े से गिलास को वाइन से भरकर एक ही घूंट में सारी वाइन पी गया। असल में ये राजा हमेशा से ही बहुत ज्यादा बेसब्र इंसान रहा है। इसे कभी भी किसी और की फीलिंग की कोई परवाह नहीं थी। जब भी इसके लोग किसी भी खूबसूरत लड़की को पकड़कर उसके पास लाते थे तो वो तुरंत उनके साथ खेलने के लिए मचलने लगता था और जो उसके मन में आता था वो करता था और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि रितिका की बात अलग थी। रितिका इस माउंटेन के राजा के लिए किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी और वो उसे बहुत ही नसीबों से मिली थी। फिलहाल राजा कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे रितिका उससे नाराज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा रितिका को अपना दिल दे बैठा था। वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। इसीलिए ये सब कुछ सोचकर राजा ने रितिका के हाँ कहने का इंतजार किया और उसे थोड़ी दूरी बनाकर रखी। तभी रितिका ने अपने खूबसूरत हाथों को आगे बढ़ाते हुए राजा से पूछा, किंग जो आदमी मेरे साथ यहाँ आया था आपने उसको अंदर गुफा में बंद क्यों करवाया? क्या आप उसे बाहर आने देंगे? अपनी बात कहकर रितिका राजा की तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि राजा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। जिस वाइन के गिलास से वो वाइन पी रहा था उसने उसे गुस्से से वापस नीचे रख दिया। इस वक्त राजा की आंखों में जो भाव नजर आ रहे थे उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि राजा मन ही मन रितिका के मुंह से कार्तिक की बात सुनकर अब काफी जलन महसूस कर रहा था। वैसे तो राजा आज तक हमेशा एक ही काम करता था, जिस भी लड़की के साथ वो खेलता था या जिससे उसका मन भर जाता था उसे वो रिवॉर्ड के तौर पर अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देता था ताकि वो लोग भी ऐश कर सकें। पर फिलहाल रितिका के मामले में बात अलग थी। रितिका राजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी और कहीं ना कहीं अभी तक राजा के दिल में उसने बहुत बड़ी जगह बना ली थी। आफ्टर ऑल इतने टाइम के बाद पहली बार राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की को जो देखा था। इतने पिछड़े हुए और बड़े माउंटेन इलाके में इतनी खूबसूरत लड़की को देखना अपने आप में बहुत दुर्लभ नजारा था, जिसे राजा ने आज फाइनली देख लिया था। और सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि इस नज़ारे को अपने साथ कैद करने के लिए अपने पास रख भी लिया था। शुरू में कार्तिक ने पहले ही राजा को बता दिया था कि रितिका उसकी दोस्त है और इस राजा ने बिना ज्यादा सोचे समझे इस खूबसूरत लड़की को कार्तिक से छीन लिया। उसने इस बात की परवाह भी नहीं की थी कि अगर कल को कार्तिक ने बदला लेने के लिए उसके साथ कुछ कर दिया तो उसका क्या होगा। राजा को तो बस रितिका से मतलब था और बाकी उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं हो रही थी। हालांकि कार्तिक से रितिका को छीनने के बाद भी रितिका को इस तरह कार्तिक की परवाह करते हुए देखकर राजा मन ही मन बहुत नाराज हो रहा था। राजा ने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लेकिन सख्त आवाज में रितिका से पूछा, क्या कहा तुमने? क्या तुम अभी तक उस आदमी को नहीं भूली हो? रितिका को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि राजा को गुस्सा दिलाकर वो उसके खिलाफ जा रही है, बल्कि राजा की बात सुनकर रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग आप जरूर मजाक कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं? हर चीज के लिए एक टाइम और प्रोसेस होता है। राजा को गुस्से में देखकर लिटिल निशा काफी ज्यादा डर गई, चिपक गई। फिलहाल तो वो लगभग रितिका की गोद में चढ़ गई थी, जैसे बता रही हो कि उसे जल्द से जल्द इन लोगों के बीच में से निकलना है। लोकल प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों के लिए ये राजा किसी डेविल से कम नहीं था, जो आसपास रहने वाले कमजोर जनजातियों पर बिना सोचे समझे हमला कर देता था या उन लोगों को मार डालता था। इस इंसान में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। बिना पलक झपकाए न जाने कितने लोगों को मार डालता था और मारने के बाद भी इसके माथे पर शिकन तक नजर नहीं आती थी। इसे देखकर लग रहा था जैसे इसे सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना ही सबसे अच्छा लगता है। यही सब सोचकर लिटिल निशा बहुत ज्यादा डर गई थी। जब उसे पता चला कि वो डेविल के विलेज में आकर फंस गई है तो उसके डर का ठिकाना ना रहा। उसे देख साफ पता चल रहा था कि हमेशा खेलते रहने वाली निशा फिलहाल मायूस और डरी हुई है। हर वक्त बस रितिका के साथ थी वो। राजा ने जब रितिका और लिटिल निशा को अपने पास बैठने के लिए कहा तो लिटिल निशा और ज्यादा डर गई। वो तो रितिका उसके पास थी, वरना लिटिल निशा कब की बेहोश हो चुकी होती। राजा भी देख रहा था कि लिटिल निशा बहुत ज्यादा डरी हुई है, पर उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे किसी के डरने की कोई परवाह नहीं थी। राजा ने बहुत ही पहले यहाँ रहने वाले लोकल लोगों की आंखों में अपना डर पैदा कर दिया था और इस बात को राजा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई समझता था। राजा को गुस्सा देखकर रितिका ने उसे अपनी बात समझाते हुए थोड़ा रिलैक्स किया और जब राजा समझ गया कि रितिका के कहने का मतलब कुछ और था तो उसने रितिका से कहा, जब तक मुझे उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता चल जाता तब तक मैं उसे नहीं मारूंगा। हालांकि मैंने उसे अपनी स्पेशल डेविल केव में डाल दिया है।
अब वो वहां जी पाएगा या नहीं ये उसकी अपनी किस्मत है। जैसे ही रितिका ने राजा की ये बात सुनी तो एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे वो गुस्से से देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि अभी इस राजा को तो यहीं मार डाले। हालांकि अगले ही पल रितिका ने अपने मन में सोचा कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। यहाँ रहने वाले लोग इस राजा को सबसे बड़ा डेविल समझते हैं। यहाँ पूरे माउंटेन इलाके में रहने वाला एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस राजा से डरता ना हो। पर डेविल केव का नाम आते ही राजा के चेहरे पर काफी अजीब से डर के भाव आने लगे थे। राजा को इतना डरा हुआ देखकर रितिका ने बहुत संभलते हुए उससे सवाल करते हुए पूछा, डेविल केव, व्हाट इज दिस? रितिका का सवाल सुनकर राजा कुछ बोलने पर ही पल चुप हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने रितिका को कोई ऐसी बात बता दी है जो उसे बतानी नहीं है। यही सब सोचकर उसने जल्दी से अपनी बात को पलटते हुए कहा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक गुफा है और इस गुफा के अंदर गहराई में जाकर कुछ अजीब से फिनोमेना पाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी खास नहीं है और डरने वाली बात कोई नहीं है। यहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने बाहरी दुनिया को ज्यादा देखा नहीं है, इसीलिए इन लोगों को छोटी छोटी बातों से डर लगने लगता है और इसी वजह से ये लोग इस गुफा को डेविल केव कहकर बुला के सोचते हुए कहा, ओह तो ऐसी बात है। इतना कहकर रितिका आगे कुछ कहने वाली थी, राजा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे तुम कहाँ से इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई, इस बारे में बाद में बात करेंगे, चलो पहले चलकर एक अच्छी सी ड्रिंक पीते हैं। फिलहाल रितिका को कार्तिक की सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, पर वो इस वक्त किसी भी हाल में इस बेवकूफ आदमी पर गुस्सा दिखाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने बहुत ही खुशी के साथ राजा के साथ वाइन पीना शुरू कर दी। जैसे ही वाइन रितिका के मुंह में गई तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने तुरंत अगले ही पल फव्वारे की तरह सारी वाइन मुंह से बाहर फेंक दी। लिटिल निशा जो रितिका के बगल में बैठी थी, उसने जब रितिका को इस तरह करते हुए देखा तो तुरंत उसकी इस हरकत को ढक लिया। इस वजह से आसपास के किसी भी इंसान को रितिका की इस हरकत के बारे में पता नहीं चला। लिटिल निशा इन सब बातों में काफी होशियार थी। राजा जल्द से जल्द इस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एक बार पार्टी खत्म हो जाएगी तो वो तुरंत सारे लोगों को यहाँ से भगा देगा और जल्दी ही रितिका को अपने स्पेशल डेकोरेटेड कमरे में ले जाएगा। और ये सब कुछ सोचकर लिटिल निशा थोड़ी परेशान हो गई थी और परेशान होते हुए रितिका से बोली, दीदी आपको डर नहीं लग रहा है क्या? लिटिल निशा की बात सुनकर रितिका ने बहुत ही प्यार से उससे कहा, डरने वाली कोई बात नहीं है, इन सब चीजों से निपटने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया है मेरे पास। जब मैं इसके कमरे में साथ जाऊंगी तो तुम वहीं कहीं छुप जाना और जब ये आदमी नशे में जाने लगेगा तो हम लोग वहां से भाग जाएंगे। रितिका की बात सुनकर लिटिल निशा ने परेशान होते हुए पूछा, तो फिर कार्तिक भैया का क्या होगा? लिटिल निशा का सवाल सुनकर रितिका ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से भागेंगे। जिस वक्त ये दोनों आपस में बातें कर रही थी उसी वक्त पीछे से राजा वहां आ गया और आते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोला, ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम जरूर इस वक्त थोड़ी सी नर्वस होंगी पर चिंता मत करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। इतना कहकर राजा ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया और रितिका को अपने आगोश में भरने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी अचानक से रितिका ने एक वुडन पोल को उठाया और उसे वहीं रुकने के लिए कहने लगी। जैसे ही राजा ने रितिका की ऐसी हरकत देखी तो उसका चेहरा एकदम गुस्से से भर गया और वो घूर घूर कर रितिका को देखने लगा। क्या लगता है आपको, क्या रितिका इस बार अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगी? जैसे ही राजा ने रितिका के पास आने की कोशिश की तो रितिका ने अपने पास रखा हुआ लकड़ी का पट्टा दिखाकर राजा को अपने करीब आने से मना कर दिया। जैसे ही राजा ने रितिका का ये रूप देखा तो वो हैरान हो गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आने लगे। राजा ने गुस्सा करते हुए रितिका से पूछा, ये सब करने का क्या मतलब है? राजा के सवाल पूछने पर रितिका ने लिटिल निशा की तरफ आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, जैसे कह रही हो कि बाहर जाकर अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करो ताकि उन लोगों की मदद ली जा सके। और इतना कहकर रितिका ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से बोली, ओह माय किंग, तुम्हारे शरीर से इस वक्त अल्कोहल की बहुत गंदी बदबू आ रही है और मैं इसे सहन नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए जल्दी से जाकर शावर लेकर आओ ना, और मैंने पहले ही लोगों को आपके लिए गर्म पानी तैयार करने के लिए कह दिया है। रितिका की बात सुनकर राजा ने तुरंत उससे कहा, इसमें परेशानी वाली बात क्या है, बल्कि वाइन की स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और इसमें तो और भी ज्यादा मजा आएगा। राजा की बात सुनकर रितिका ने मना करते हुए कहा, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें पहले अच्छे से इस वाइन पियाना होगा। और इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लकड़ी का पट्टा लिया और राजा को उस कमरे की तरफ भेजने लगी जहां पर गर्म पानी रखा हुआ था। राजा ने जब देखा कि रितिका उसे मना नहीं कर रही है, बस नहा कर आने को कह रही है, तो उसने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया और रितिका की बात मानते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वो अगले ही पल वहां रखे हुए लकड़ी के स्पेशल बाथ टब में जाकर बैठ गया और बहुत ही रिलैक्स होते हुए बोला, वाकई ये पानी बहुत अच्छा है, मुझे इस वक्त बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हें भी यहाँ आ जाना चाहिए। राजा की बात सुनकर एक बार के लिए तो रितिका को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और थोड़ा शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे लगता है कि मुझे यहीं बैठकर आपके कंधों को दबाना चाहिए, इससे आपको और अच्छा महसूस होगा। इतना कहकर रितिका जल्दी से राजा के पीठ की तरफ जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ में इतनी देर से छुपाई हुई सेल्फ मेड इलेक्ट्रिक बैटरी को बाहर निकाल लिया। रितिका उसका इस्तेमाल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही राजा ने तुरंत पीछे मुड़कर उसे देखते हुए चमकती हुई आंखों से रितिका से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? रितिका ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अचानक राजा इस तरह से पीछे मुड़ जाएगा और उससे सवाल करने लगेगा। एक बार के लिए तो रितिका बहुत ज्यादा डर गई और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
फिर भी उसने अपने डर को काबू में किया और खुद को रिलैक्स करते हुए बहुत ही शांत लहजे में राजा से बोली, ये एक तरह का लीप है जिसे नहाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके शरीर पर थोड़ा सा लगा देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। रितिका की बात सुनकर राजा ने हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों की इस्तेमाल करने की आदत नहीं। इतना कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर रितिका के हाथ से उस इलेक्ट्रिक बैटरी को छीनने की कोशिश करने लगा। इस वक्त रितिका ने अपना सारा प्लान इस इलेक्ट्रिक बैटरी के बेसिस पर ही बनाया था। अब अगर वो इससे दूर हो जाएगी तो रितिका खुद को इस जंगली राजा से कभी बचा नहीं पाएगी। इस वक्त रितिका को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इस बेवकूफ आदमी को अभी काफी मार दे और यहाँ से भाग जाए, पर वो इतनी जल्दी इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकती थी। इसीलिए उसने बस गुस्से से अपने दांतों को पीसा और चेहरे पर हल्की सी झूठी मुस्कान ले आई। जैसे ही रितिका ने देखा कि राजा उसके हाथ से इलेक्ट्रिक बैटरी को लेने वाला है तो उसने तुरंत उसका बटन ऑन कर दिया और उसे बाथ टब में डाल दिया। रितिका के ऐसा करते ही राजा को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसके सामने खड़ी ये खूबसूरत बाला कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो जल्द से जल्द उस बाथ टब से बाहर आ जाना चाहता था, पर उसके सोचने से क्या होने वाला था। राजा उतनी जल्दी इस बाथ टब से बाहर नहीं आ पाया जितनी जल्दी रितिका ने अपना एक्शन ले लिया था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इलेक्ट्रिक बैटरी ने बाथ टब में जाते ही एक अजीब सा क्रैकिंग साउंड पैदा करना शुरू कर दिया। राजा बाथ टब में से खड़ा तो हो गया था पर बाहर नहीं निकल पाया था। उससे पहले ही करंट लगने की अजीब सी आवाज सुनाई दी और इस आवाज के आने के तुरंत बाद राजा एकदम से उछलकर फिर से पानी में गिर गया। अचानक से राजा को ऐसा लगने लगा जैसे पानी उसे अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही राजा वापस बाथ टब में गिरा तो कुछ देर तक उसे पानी के सरफेस पर बुलबुले दिखाई देने लगे और उसके बाद वहां कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। अभी तक रितिका का डर कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसने आज से पहले किसी के साथ ऐसा नहीं किया था। वो धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आने लगी। हालांकि वो इतनी स्मूथली नहीं निकल पाई क्योंकि लास्ट मिनट पर राजा ने रितिका को देख लिया, पर देर से ही सही रितिका ने अपना गोल को बेहोश कर दिया था। पानी में जाते ही राजा बेहोश हो गया था, इसीलिए उसने मदद के लिए किसी को भी नहीं पुकारा और उसके घर के बाहर जो नौकर खड़े हुए थे उन्हें भी इस बात का कोई आइडिया नहीं लगा कि राजा की जान खतरे में है। रितिका ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। हालांकि उसने ज्यादा चीजें पैक नहीं की थी क्योंकि उसे डर था कि बाहर खड़े लोगों को उस पर शक हो जाएगा। अपना जरूरी सामान लेकर रितिका वहीं कमरे में खड़ी होकर कुछ देर तक गहरी सांस ले रही थी ताकि अपने आप को नॉर्मल दिखा सके। तभी रितिका गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करके कमरे से बाहर गई और बहुत नॉर्मल तरीके से लिटिल निशा को आवाज देने लगी। लिटिल निशा कमरे के बाहर एक कोने में छुपी हुई थी। जैसे ही उसने रितिका की आवाज सुनी तो वो भागते हुए बहुत डरी हुई नर्वस सी रितिका के पास आई। उसे लगा कि शायद रितिका को कुछ हुआ है, इसीलिए वो उसे आवाज दे रही है। हालांकि रितिका को अपने सामने सही सलामत पाकर लिटिल निशा को सांस में सांस आई। वो अपनी दीदी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसने एक नजर कमरे के अंदर डाली जहां दूर दूर तक कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी और ये देखकर लिटिल निशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी। लिटिल निशा को नहीं पता था कि उसकी दीदी रितिका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरे कमरे में इतनी ज्यादा शांति है और राजा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर जब से रितिका कमरे से बाहर आई थी तब से लिटिल निशा बहुत ज्यादा खुश है। अगले ही पल लिटिल निशा कुछ बोलने ही वाली थी, पर तभी रितिका ने हाथ दिखाकर उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे बाहर जाने लगी। रितिका और लिटिल निशा कुछ कदम आगे चली ही थी, तभी उन्हें दरवाजे के पास एक गार्ड दिखाई दिया। उन दोनों को वहां देखते ही उस गार्ड ने तुरंत उन दोनों को वहीं रोक लिया और इन दोनों को देखकर गार्ड ने सवाल किया, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और राजा कहाँ है? गार्ड का सवाल सुनकर रितिका ने बहुत ही शांत होते हुए कहा, राजा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसलिए अब उन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें फिलहाल सोबरिंग सोप की जरूरत है और मैं वही बनाने के लिए जा रही हूँ। रितिका की बात सुनकर गार्ड ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, आप दोनों बाहर नहीं जा सकते हैं, आप लोग अंदर ही रहिए, मैं किसी और को कह देता हूँ, वो सूप बना कर लेकर आएगा। ये बात सुनकर रितिका एक मिनट के लिए तो परेशान हो गई, पर अगले ही पल उसने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, मैं जरूर लोगों को ही बना देती, पर क्या तुम लोगों को पता है कि सोबरिंग सूप बनाया कैसे जाता है? इस तरह का सूप बाहरी दुनिया में बनाना बहुत नॉर्मल था, पर इस प्रिमिटिव विलेज में बहुत ही अजीब सी चीज थी जिसके बारे में मुश्किल से ही किसी को पता था और शायद किसी ने आज से पहले इस तरह का सूप कभी देखा भी नहीं था। रितिका की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड चुप हो गया क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। उसने रितिका को और लिटिल निशा को बाहर जाने की परमिशन दे दी। सिक्योरिटी गार्ड ने एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हुए कहा, किचन उस जगह पर है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रितिका थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि उसे रसोई की तरफ नहीं बल्कि दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाना था। रितिका जानती थी कि एक बार किचन के डायरेक्शन में जाने के बाद वो वहां से भाग नहीं पाएगी, पर जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड उस पर नजर बनाए हुए था उस हिसाब से रितिका को ना चाहते हुए भी उसी डायरेक्शन में जाना पड़ा जिस तरफ रसोई बनी हुई थी। रितिका लिटिल निशा के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए रसोई के अंदर गई और वहां जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने लिटिल निशा को वहां बनी हुई खिड़की की तरफ खड़ा कर दिया ताकि वो बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती रहे, उस पर नजर बनाए रखे और टाइम टू टाइम रितिका को बताती रहे। जब रितिका और लिटिल निशा ने देखा कि राजा का कमरा अभी भी काफी शांत नजर आ रहा है, बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड का राजा के कमरे के अंदर जाकर चेकिंग करने का कोई इरादा नहीं है, तो ये देखकर उन दोनों की सांस में सांस आई। उन लोगों को अभी तक काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। रितिका इस गांव से निकलने की हर कोशिश करने को तैयार थी, पर वो जानती थी कि राजा की इजाजत के बिना वो लोग यहाँ से हिल नहीं पाएंगे। रितिका ने राजा को तो बेहोश कर दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स का करें तो क्या, कैसे इन लोगों को अपने पीछे आने से रोके। रितिका वहां बनी हुई रसोई के अंदर एक खिड़की को ध्यान से देखने लगी और खिड़की के बाहर का नजारा भी देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त काफी ज्यादा रिलैक्स हैं। रितिका ने जल्दी से लिटिल निशा को अपने पास बुलाया और दोनों के शरीर पर हल्की हल्की राख लगा दी, जिससे वो दोनों फिलहाल काली नजर आ रही थी। बाहर चारों तरफ काफी अंधेरा हो चुका था।
रितिका ने जानबूझकर खुद के शरीर पर और लिटिल निशा के शरीर पर राख लगाई थी, जिससे वो लोग बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स या किसी और की नजर में ना आ जाए। फिलहाल रितिका वो सब कुछ कर रही थी जो वो कर सकती थी। वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से कार्तिक तक पहुंच जाए। वो दोनों अपना सारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकती थी। इन्होंने जल्दी से पास की खिड़की को खोला और चुपचाप बाहर की तरफ चली गई। बाहर जाते ही वो दोनों बाहर पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स से बचते हुए उस गांव के बाहर की तरफ निकल गई। हालांकि ये दोनों वहां बनी हुई गांव की दीवार के पास पहुंचने वाली ही थी, तभी अचानक से तेज आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी। किसी ने राजा को मार दिया है, कोई जल्दी से आओ। अचानक से ये सब कैसे हो सकता है? जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अरे वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई जो कुछ देर पहले राजा के साथ थी? जरूर उसी ने ये सब कुछ किया होगा। जल्दी से सारे लोग चारों तरफ फैल जाओ और उस लड़की को ढूंढो। अब तो लगभग सब लोगों को पता चल गया था कि ये वही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने रितिका को सूप बनाने के लिए रसोई की तरफ जाते हुए देखा था। काफी टाइम तक रितिका वापस नहीं आई तो वो खुद अंदर जाकर राजा को चेक करने लगा। तो जानना ये है कि अब रितिका और निशा आने वाले चैलेंजेस से बाहर कैसे निकलेंगी। और जिस सिक्योरिटी गार्ड ने रितिका को राजा के लिए सूप बनाने के लिए रसोई में भेजा था, जब उसने देखा कि रितिका काफी देर तक वापस नहीं आई है तो वो उसे ढूंढने के लिए रसोई में गया। गार्ड को रितिका पर शक हो रहा था। जल्दी ही वो सिक्योरिटी गार्ड रितिका को ढूंढने के लिए रसोई की तरफ गया, पर किसे पता था कि वहां पर रसोई के अंदर उसे कोई दिखाई नहीं देगा। वो सिक्योरिटी गार्ड इतना ज्यादा हैरान था कि जल्दी ही रिपोर्ट करने के लिए राजा के कमरे में गया, पर किसे पता था कि यहाँ जो स्थिति है वो और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही कमरे के अंदर गया तो उसे राजा कहीं दिखाई नहीं दी। हालांकि वो तुरंत बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगा, पर तभी उसे पता चला कि दरवाजा तो खुला हुआ है, और ये देखकर वो अंदर गया, पर वहां राजा को इस तरह बाथटब में पड़े हुए देखकर उसके होश उड़ गए। इस वक्त राजा को इस तरह देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से ठंडे पसीने में भीग गए। अगले ही पल वो तेज आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर गांव के सारे लोग जाग गए और आसपास हलचल होनी शुरू हो गई। इन लोगों की आवाज सुनकर रितिका और लिटिल निशा बहुत ज्यादा डर गए थे। वो लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने खुद को एक अंधेरे कोने में छिपा लिया और डर के मारे सांस तक लेना भूल गए थे। लिटिल निशा इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने लगभग रोना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू तो निकल रहे थे, पर जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास ना आ जाएं, इसीलिए उसने अपने मुंह पर तुरंत हाथ रख लिया। रितिका ने जब देखा कि लिटिल निशा बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसने हल्के से उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे कंफर्ट करते हुए कहा, इट्स ओके, हम लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। ये बात चारों तरफ फैल गई थी और आग की तरफ फैलने की वजह से हर कोई परेशान हो गया था। उस सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनकर बाहर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे थे वो सारे लोग भागकर राजा के कमरे की तरफ चले गए। रितिका ने देखा कि फिलहाल उन लोगों के पास अच्छा मौका है और ये मौका देखकर लिटिल निशा और रितिका दोनों जल्दी जल्दी उस दीवार को चढ़ने लगे। उन दोनों की खुशकिस्मती थी कि दीवार बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। ये दीवार लगभग 3 मीटर लंबी थी, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। पास में एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर पैर रख के एक एक करके दोनों ही तुरंत उस दीवार पर चढ़कर पीछे की तरफ कूद गई। नीचे की तरफ जमीन थी और कच्ची जमीन होने की वजह से जैसे ही रितिका दीवार को लांघ कर कूदी, उसके घुटने में चोट लग गई और उसके घुटने से खून निकलने लगा। उसे इस वक्त इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। हालांकि रितिका जानती थी कि इस वक्त वो आंसू नहीं बहा सकती है, इसीलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपने घुटने पर जोर से हाथ रखा और उसे प्रेस कर दिया, जिससे एक बार के लिए उसे बहुत तेज दर्द हुआ, पर बाद में उसका ये दर्द कम हो गया। उसने बिना वक्त गवाए जल्दी से लिटिल निशा का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगी। और वहीं गांव में दूसरी तरफ आवाज तेज होती जा रही थी और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। इस वक्त तक पूरे गांव में हलचल होने लगी थी। उनके राजा की मौत हुई थी और ये बात कोई भी इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उन सब लोगों ने सोचा कि रितिका उसी कमरे में होगी, जबकि वो वहां नहीं थी। रितिका के वहां ना होने की वजह से सब लोगों को यही लग रहा था कि राजा को किसी ने मारा है और मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रितिका है। जल्दी ही लोग चारों तरफ फैल गए और रितिका को ढूंढने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स का एक बड़ा दस्ता चारों तरफ रितिका को ढूंढ रहा था। इस वक्त रितिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी तरह की लाइट्स जला सके या किसी को भी अपने यहाँ होने का थोड़ा सा भी हिंट दे सके, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके साथ साथ लिटिल निशा की जान भी खतरे में आ जाएगी। रितिका को आगे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और फिर से इस काले घने जंगल में वो नहीं जाना चाहती थी। खुशकिस्मती से उसे वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और यहाँ हमेशा से रहने और पलने की वजह से लिटिल निशा को इस तरह के माहौल की आदत थी और उसे यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में लगभग सब कुछ पता था। लिटिल निशा की मदद से जल्दी ही रितिका और लिटिल निशा ने वहां बने हुए डेविल के सो कॉल्ड सुरंग का पता लगा लिया, जहां पर कार्तिक को बंद किया गया था। काली अंधेरी रात में जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, ऐसे में डेविल की सुरंग में जाना अपने आप में और भी ज्यादा डरावना था। लिटिल निशा जो सुरंग के दरवाजे के पास खड़ी थी, उसे इस वक्त काफी डर लग रहा था और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके, क्योंकि उसने भी डेविल की इस खतरनाक सुरंग के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। कुछ सोचकर लिटिल निशा ने डरते हुए रितिका से कहा, दीदी, मैंने सुना है कि ये सुरंग बहुत ज़्यादा डरावनी है, यहाँ पर इंसानों को जिंदा खाया जाता है। लिटिल निशा की बात सुनकर रितिका ने जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर लिटिल निशा को अपने गले से लगा लिया और बहुत ही प्यार से बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम अंदर जाओ, यहीं पर किसी जगह पर छुप जाओ, तब तक मैं कार्तिक को ढूंढ लेती हूँ, और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ किसी को भी खुद को ढूंढने मत देना। रितिका की बात सुनकर लिटिल निशा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा,
दीदी, क्या आपको मेरी और ज़रूरत नहीं है? लिटिल निशा की बात सुनकर रितिका ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है निशा, तुम्हारी दीदी को हर हाल में अंदर जाना ही होगा ताकि तुम्हारे भैया को ढूंढ कर ला सके। मुझे हर हाल में कार्तिक को बचाना होगा। तुम्हें भी पता है ना कि अंदर जाना बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम्हें अंदर जाने से मना कर रही हूँ। लिटिल निशा फिलहाल एक छोटी सी बच्ची थी और रितिका इतनी छोटी सी बच्ची की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो किसी भी हालत में इतनी खतरनाक और अनजान जगह पर लिटिल निशा को लेकर नहीं जा सकती थी। वैसे तो राजा के लोग हर जगह इन दोनों को ढूंढ रहे थे, पर रितिका जानती थी कि लिटिल निशा काफी समझदार है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ की लोकल बच्ची है और उसे यहाँ के बारे में काफी कुछ पता है। ऐसे में अगर वो एक रात के लिए इस जंगल में छुप जाती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और लोग उसे जल्दी से नहीं ढूंढ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ऋतिक और कार्तिक को वापस आने में दिक्कत हो जाती है या देर हो जाती है तो लिटिल निशा अपने आप वापस अपनी ट्राइब में अपने लोगों के बीच जा सकती थी। फिर भी लिटिल निशा बहुत ही ज्यादा ईमानदार और प्यारी बच्ची थी। उसने कुछ देर तक ऋतिका की बात को सुना और कुछ देर सोचने के बाद उसने ऋतिका से कहा, नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ ही अंदर जाऊंगी। हो सकता है कि मैं अंदर जाकर आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ। लिटिल निशा भी जानती थी कि ऋतिका और कार्तिक दोनों ही इस पूरे माउंटेन इलाके से बहुत अनजान हैं और उन लोगों को यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अगर कुछ टाइम पहले लिटिल निशा के प्रिमिटिव ट्राइब के लोग उन्हें जिंदा बचाकर अपने साथ नहीं लेकर आते और उनका ख्याल नहीं रखते तो दोनों कब के मर चुके होते। एक बार के लिए तो ऋतिका लिटिल निशा को मना करना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि लिटिल निशा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है तो उसने भी और ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की और उसे अपने साथ आने से मना नहीं किया। ये लोग यहीं खड़े रहकर ज्यादा बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और राजा के लोग चारों तरफ से इन्हें ढूंढ रहे थे। ये सब सोचकर ऋतिका और लिटिल निशा दोनों ने जल्दी से उस सुरंग का दरवाजा खोला और उसके अंदर चली गई और कार्तिक को ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को इस सुरंग के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड केव में कैद किया गया था। शुरुआत में उसे लग रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा सेफ है और इस जगह के बारे में बाहर रहने वाले लोकल लोग जरूरत से हैं। उन लोगों के मन में फालतू का डर बैठाया हुआ है, इसीलिए उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए ये लोग इस सुरंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं और इसे डेविल केव कहकर बुलाते हैं। कार्तिक फिलहाल वहीं सुरंग के अंदर उस सीक्रेट केव में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि वो किस तरह से अपने आप को बचाए और यहाँ से बाहर निकल जाए। वक्त जिस तरह से उसे कैद किया गया था, कार्तिक को वहां से बचकर बाहर जाने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जिस केव में कार्तिक को बंद किया गया था वो अंदर से अभी भी ठीक ही लग रही थी और कार्तिक को यहाँ ज्यादा डर नहीं लग रहा था, पर दिक्कत ये थी कि इसे लकड़ी से बनाया गया था। वैसे तो इस केव को कोई ताकतवर इंसान आराम से तोड़ सकता था क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी से बनी हुई थी, पर फिर भी अगर मान लिया जाए तो कार्तिक इस केव से बाहर निकल भी जाता है तो भी उसके सिर पर अभी तक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। केव में बंद होने से पहले कार्तिक को एक जेल जैसे लोहे के सरियों से बने बॉक्स में बंद कर दिया गया था, जहां से कार्तिक को हिम्मत करके दरवाजे की तरफ आना था, जो फिलहाल कार्तिक के लिए पॉसिबल नहीं था। दरवाजा अभी भी 20 से 30 मीटर दूरी पर था और बिना रस्सी के कार्तिक वहां तक पहुंच नहीं सकता था। और ऊपर से ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी थी कि कार्तिक के हाथ पैर ठंड की वजह से जम गए थे और ऊपर से आसपास जितनी भी दीवारें थी वहां चारों तरफ वो ही मॉस प्लांट लगा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके ऋतिका और कार्तिक शुक्ला परिवार की कैद से भागे थे। अपने आसपास की जगह देखकर कार्तिक मुश्किल से अपने डर पर कंट्रोल कर पा रहा था। अब उसके लिए यहाँ से भागना एक दूसरी बड़ी चुनौती थी जिसे वो बहुत मुश्किल से ही पूरा कर सकता था। यहाँ पर जो रस्सी लटकी हुई थी उसी से कोई इंसान दरवाजे तक पहुंच सकता था, पर दिक्कत ये थी कि वो लोकल लोग जाते जाते अपने साथ वो रस्सी भी ले गए थे, जिसकी वजह से कार्तिक बुरी तरह से यहाँ फंस गया था। कार्तिक ने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखते हुए एक गहरी लंबी सांस लेते हुए भगवान से कहा, मैं कब इन चीजों से निकलूंगा? मैं और ज्यादा समय यहाँ नहीं रह सकता। प्लीज गॉड, मेरी मदद कीजिए। मुझे सही सलामत ऋतिका और लिटिल निशा के साथ वापस मेरे आइलैंड पर पहुंचा दीजिए, फिर मेरे लोगों को मुझ तक पहुंचा दीजिए। कुछ भी कीजिए पर मुझे यहाँ से निकालिए बाहर। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। इतना कहते कहते कार्तिक अचानक से अपने से कुछ दूरी पर बनी हुई एक टनल की तरफ देखने लगा। जैसे ही कार्तिक ने उस तरफ नजर घुमाई तो एकदम से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने मन में सोचा कि वो अगर थोड़ी हिम्मत करे तो इस टनल से होकर बाहर जा सकता है। हालांकि अगले ही पल उसे डर लगने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि अगर वो यहाँ से बाहर चला गया तो पता नहीं राजा और उसके लोगों से कैसे बचेगा, और हो सकता है कि इस टनल का रास्ता जहाँ जाता हो वहाँ कार्तिक के लिए मुसीबतें बढ़ जाए। एक तरफ कार्तिक अपने लिए और अपनी जान बचाने के लिए दिमाग लगाता रहा तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिका और लिटिल निशा पहले ही इस खतरनाक सुरंग में एंटर कर चुकी थी और कार्तिक को बचाने के लिए उसके पास आ रही थी। अब देखना यह है कि कौन किसके पास पहुंचता है। कार्तिक को धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी लाइफ के आखिरी दिन सुरंग के अंदर बनी गुफा में ही बीतेंगे और शायद उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई है। पर कार्तिक मित्तल परिवार का वंशज था तो वो इस तरह से खुद को तिल तिल करके मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने एक बार फिर से हिम्मत की और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। कार्तिक ने अपने पास रखे हुए बैग को खंगालना शुरू किया और उसे उस बैग में एक चाकू मिला। ये चाकू कार्तिक को लिटिल निशा के प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों ने दिया था और ये चाकू किसी जानवर की हड्डी से बना हुआ था। वैसे तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना मेटल से बना हुआ चाकू होता है, पर इस सिचुएशन में कार्तिक कैसे भी अपनी अच्छी किस्मत मान रहा था जो लास्ट मिनट में उसके हाथ ये चाकू आ गया। कार्तिक को इस बात की खुशी थी कि इस चाकू को किसी बड़े जानवर की हड्डी से बनाया गया था,
इसका मतलब साफ था कि ये चाकू लकड़ी से बनी हुई उस केज से ज्यादा ताकतवर था और कार्तिक फिलहाल इसका इस्तेमाल करके इन लकड़ियों को काट भी सकता था। कार्तिक खुश था कि उसके पास इस चाकू के अलावा फिलहाल कुछ भी और नहीं था। कार्तिक खुश था कि एटलीस्ट चाकू तो उसके पास है और फिलहाल चाकू के अलावा कुछ और नहीं था और उसके हाथों को भी नहीं बांधा गया था। इससे वो थोड़ी जल्दी करके अपने लिए बचने का कोई रास्ता ढूंढ सकता था। कार्तिक ने अपने हाथों में हड्डी से बने हुए उस चाकू को लिया और एक एक करके अपने चारों तरफ जो केज थी उसे काटने लगा। वैसे तो कार्तिक इस वक्त जितना टाइम लगा रहा था वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था, पर फिर भी कार्तिक पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी के आने से पहले या उसे कुछ हो जाए उससे पहले वो इस लकड़ी से बने केज को काट दे। असल में इस वक्त कार्तिक बहुत बेचैन था। उसे इस वक्त रितिका की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। हालांकि यहाँ आने से पहले रितिका ने इशारों में उसे कह दिया था कि वो इस माउंटेन के राजा से बचने का तरीका निकाल लेगी, उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी कार्तिक को थोड़ी बहुत चिंता हो रही थी। रितिका एक लड़की थी जो अकेले यहाँ के अनजान और खतरनाक लोगों का सामना कर रही थी। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो कार्तिक खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा और अगर राजा को पता चल गया कि रितिका अभी भी सहमत नहीं हो रही है तो हो सकता है कि वो उसे मार दे। अगर ऐसा हुआ तो कार्तिक को रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही सब सोचकर अचानक से कार्तिक की उन लकड़ियों को काटने की स्पीड बढ़ गई। कार्तिक जब चाकू से लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से उसे अंधेरी गुफा में एक तेज हवा का झोंका आते हुए महसूस हुआ और इससे कार्तिक एकदम हैरान हो गया। उसके आसपास पूरी गुफा में एक अजीब सी स्मेल फैल गई। कार्तिक ने तुरंत अपना काम रोका और ध्यान से उस स्मेल की तरफ फोकस करते हुए आसपास की स्मेल को महसूस करने लगा। ये आवाज़ किस चीज़ की है और ये स्मेल? चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और गुफा में पसरे सन्नाटे की वजह से आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर पहले कार्तिक लकड़ियों को काट रहा था तो उस वक्त गुफा में काफ़ी तेज़ आवाज़ हो रही थी, पर कार्तिक के रुकते ही दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ अब काफ़ी तेज़ हो गई। इस वक्त कार्तिक को मन ही मन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है या फिर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा और खुद को दिलासा देते हुए समझाने लगा कि अब उसके साथ इससे ज़्यादा गलत और क्या ही हो सकता है। पर जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके दिल की घबराहट बढ़ते जा रही थी और ना चाहते हुए भी कार्तिक और ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था। बार बार कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों के साथ कोई धोखा हुआ है और जो स्मेल उसे आ रही है वो भी उसका वहम है, या उसे लगा कि वो शायद कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा है, इसीलिए उसे इस तरह के ख्याल आ रहे थे। असल में यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए कार्तिक थोड़ा सा अलर्ट हो गया। अपने मन में सोचने लगा कि कहीं इस गुफा की गहराई में कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये अजीब सी स्मेल किस चीज़ की आ रही है। पर जल्दी ही उसे लगने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। भला इतनी गहराई में कोई जानवर कैसे जिंदा रह सकता है? कार्तिक ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, शायद कोई चूहा होगा। कार्तिक की बदकिस्मती उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पास जो ऑयल लैंप था वो भी लिमिटेड था और लिमिटेड टाइम तक ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे जैसे हवा में स्मेल फैलती जा रही थी वैसे वैसे कार्तिक अपनी जगह पर जड़ होता जा रहा था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और उसके हाथ डर के मारे कांपने लगे थे। ये सिचुएशन वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। कार्तिक को लगने लगा कि ज़रूर कोई इंसान या कोई जानवर धीरे धीरे उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पर कार्तिक उनमें से किसी को भी देख नहीं पा रहा था। कार्तिक को अब इतना डर लग रहा था कि उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से वहीं गुफा के अंदर बैठ गया और अपने आप में सिमट कर अपने हाथों से अपने घुटनों को कसकर उसने पकड़ लिया। कार्तिक के पास खुद को बचाने के लिए बस एक हथियार था, वो भी जानवरों की हड्डियों से बना हुआ वो चाकू। कार्तिक अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस करके आती हुई आवाज़ की तरफ ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल कार्तिक को महसूस हुआ कि जैसे अभी तक जो आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही थी वो धीरे धीरे सुनाई देनी गायब हो रही है और शायद जो भी इंसान या जानवर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो अपनी जगह पर रुक गया है। पैरों की आवाज़ आनी बंद हो गई थी, पर वो स्मेल अभी तक कार्तिक के नाक में जा रही थी। कार्तिक उस खुशबू को सूंघ पा रहा था। अचानक से कार्तिक को लगा कि उसके पास जो स्मेल आ रही है वो उसके ऑयल लैंप की दिशा से आ रही है। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि बाहर जो भी कोई है अगर वो उसकी तरफ बढ़ता है तो कार्तिक जल्दी से उसे देख पाएगा। तभी कार्तिक को याद आया कि इस जगह को डेविल केव कहकर बुलाते हैं और जो लोग उसे यहाँ छोड़कर गए थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। ये सब याद आने के बाद कार्तिक खुद को और ज़्यादा रिलैक्स नहीं रख पा रहा था। उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ के निवासी इस गुफा के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे वो सब सच है और सच में इस जगह पर कुछ ना कुछ खतरनाक ज़रूर हुआ है। कार्तिक ने खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो वो लकड़ी की इस केज को काटकर बाहर नहीं गया। अगर वो बाहर जाता तो बाहर जो भी कोई है उस पर हमला कर देता। वैसे तो लकड़ी का बना हुआ ये केज बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं था, पर कम से कम इससे कार्तिक को थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता। पर कार्तिक को कम से कम इससे थोड़ा सहारा मिल रहा था और उसे सेफ फील हो रहा था। कार्तिक अब और ज़्यादा इस डर में नहीं रह सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑपोजिट साइड से इस तरह की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। इतनी देर तक घबराने की वजह से कार्तिक को धीरे धीरे टेंशन होने लगी। टेंशन की वजह से वो हल्का हल्का बेहोश होने लगा था। अगले ही पल कार्तिक बेहोश हो गया और वहीं पर लेट गए। इन सब से अलग दूसरी तरफ शुक्ला परिवार के लोग लगातार कार्तिक को ढूंढ रहे थे और शुक्ला परिवार ने अपने बहुत सारे लोगों को कार्तिक को ढूंढने के लिए लगा दिया था, पर कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
मैगी भी अपने एलीट टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कार्तिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। वो हर तरफ कार्तिक को ढूंढ रही थी और अपनी शिप से इस माउंटेन एरिया में एंटर हो चुकी थी, पर अभी तक कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैगी धीरे धीरे अपना आपा खो रही थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था और उसे अपने बॉस कार्तिक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके बॉस कार्तिक को कुछ हो ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद की जान दे देगी और साथ ही साथ मित्तल परिवार और बाकी दुनिया के लिए कार्तिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैगी ऐसा कभी नहीं चाहती थी। भले ही मैगी कार्तिक की पर्सनल बॉडीगार्ड थी, पर इतने टाइम से उसके लिए काम करते करते कार्तिक और मैगी का रिश्ता बहुत स्पेशल हो गया था। इस रिश्ते को सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का नाम देना गलत था, इसे बदनाम करना भी गलत था। पर कुछ रिश्ते शायद दोस्ती की तरह होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। मैगी अपने मन में बस यही सोच रही थी कि किसी भी हाल में मित्तल परिवार के सीनियर लोगों को इस बात का पता ना चल जाए कि कार्तिक लापता है या किडनैप हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मित्तल परिवार सबसे पहले सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेगा और उसके बाद पता नहीं वो मैगी और बाकी सबॉर्डिनेट्स के साथ क्या करेगा। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इन जगह की वजह से कार्तिक के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएं। एक तरफ मैगी अपने बॉस को लेकर परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ रितिका और लिटिल निशा कार्तिक को ढूंढने के लिए सुरंग में आ चुके थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लिटिल निशा इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, पर फिर भी ये बच्ची अपनी हिम्मत नहीं हार रही थी और लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। इन सबसे अलग कार्तिक को बेहोश हुए काफी टाइम हो चुका था। वो भी धीरे धीरे होश में आ रहा था और होश में आते ही उसने सबसे पहले ये बात पक्की की कि अभी अभी जो उसे आवाज आ रही थी वो कोई सपना था या हकीकत। जब उसे इस बात की गारंटी मिल गई कि कुछ देर पहले उसके साथ जो हो रहा था वो सब सच था, तो कार्तिक थोड़ा घबरा गया। पर उसने इस बार हार कर पीछे बैठ जाने के बजाय आगे बढ़कर लड़ना सही समझा। कार्तिक जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने पास में रखा हुआ ऑयल लैंप अपने एक हाथ में पकड़ और दूसरे हाथ में उसने लकड़ी का बना हुआ चाकू पकड़ लिया। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कार्तिक इस वक्त इतनी शांति से आगे बढ़ रहा था कि उसके दुश्मनों को उसके किसी भी मूवमेंट के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा था। कार्तिक की स्पीड इतनी धीरे थी कि ये कह पाना मुश्किल था कि कार्तिक चल रहा है या रेंग रहा है। लगभग 5 से 6 मिनट तक इसी तरह चलने के बाद कार्तिक के माथे पर बहुत ज्यादा पसीना आ गया। कार्तिक ने जल्दी से लैंप को अपने सिर के पास ले जाकर आगे रख दिया, जिससे वो कुछ दर्जन मीटर आगे तक की अपीयरेंस को देख पा रहा था। कार्तिक ने जैसे ही सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और फाइनली इतनी देर से जिस चीज का डर था उसे वो चीज उसकी आंखों के सामने आ गई। इस वक्त अपने सामने का नजारा देखकर कार्तिक सांस लेना तक भूल गया था और बस हैरानी से आंखें फाड़कर सामने देख रहा था। आपको क्या लगता है ऐसा क्या देखा होगा कार्तिक ने अपनी आंखों में? है कि कार्तिक ने क्लियरली क्या देखा? दरअसल ऑयल लैंप के स्मॉल फ्लेम के वॉलेंटली शेक होने से पूरी केव स्ट्रेंज और डरावनी चित्रों से भर गई थी। आसपास की माउंटेन वॉल पर कई प्रोट्रूडिंग पत्थरों से बनी परछाई छोटी और लंबी होती गई। ऐसा लगने लगा जैसे वहां काउंटलेस मैन ईटिंग डेमन्स छिपे हों। पर वो ये कारण नहीं था जिसकी वजह से कार्तिक को शॉक लगा था। ओरिजिनली जिस चीज ने कार्तिक के दिल में डर पैदा किया था वो था एक आदमी। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी छिपकर बैठा हुआ था जिसकी लंबाई आधे मीटर से भी कम थी। उसका साइज छोटा था, उसका सिर बहुत बड़ा था। वो एक पत्थर के पीछे छिपकर बैठा हुआ था और कार्तिक को घूर कर देख रहा था। न केवल उस आदमी का सिर रेडिकुलसली बड़ा था, बल्कि उसकी आंखें कॉपर बेल्स के जोड़े की तरह थी और उसके चेहरे पर एक फेरोशियस एक्सप्रेशन था। कोई भी इसे देखता तो डर ही जाता। हालांकि कार्तिक ने भी जब इस आदमी को देखा तो वो कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। उस बदसूरत आदमी को देखने पर कार्तिक डर गया था। ऑफकोर्स उसके इस तरह से कांपने में भी डर शामिल था। ऐसे अंधेरे अंडरग्राउंड केव में अचानक ऐसी चीज देख के कौन शॉक नहीं हो जाएगा। अब तक चुप रहकर कार्तिक ने बहुत साहसी काम किया था। कार्तिक ने कोई आवाज नहीं की थी। उसके सामने जो चीज है वो भी बिना कोई आवाज किए चुपचाप एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर बैठा हुआ था। कार्तिक को पता नहीं था कि यह आदमी दूसरे लोगों के लिए फ्रेंडली था या दुश्मन, इसीलिए उसने उसे रैंडमली छूने और ओवर रिएक्ट करने का साहस नहीं किया। कुछ देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद वो आदमी खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाया। जब उसने देखा कि कार्तिक किसी पिंजरे में है और बाहर नहीं आ रहा है तो उसने तुरंत धीमी वॉइस में कुछ बोलना शुरू कर दिया, पर यह साउंड ह्यूमन वॉइस जैसा नहीं था। वो आदमी खड़ा हुआ और कार्तिक के पास आने का ट्राई करने लगा, पर कार्तिक नहीं जानता था कि यह आदमी अच्छा है या राक्षस है। वो कार्तिक है, वो ऐसे ही किसी को अपने पास कैसे आने दे सकता है? बिसाइड्स ये आदमी अभी भी उससे बहुत दूर था, पर अब वो धीरे धीरे कार्तिक के पास आता जा रहा था। कार्तिक को अचानक एक फाउल स्मेल आने लगी। ये क्लियरली किसी सड़े हुए मांस की स्मेल थी। कार्तिक अपने शरीर की बची हुई एनर्जी को इकट्ठा करके चिल्लाते हुए बोला, भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि ये गुफा बहुत ही सकड़ी और शांत थी, कार्तिक की आवाज किसी थंडर क्लैप की तरह लग रही थी। उसकी आवाज यहाँ कई गुना मैग्नीफाइड हो गई थी। उसकी इतनी तेज आवाज ने इस आदमी को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। क्योंकि ये गुफा बहुत ही संकड़ी और शांत थी, कार्तिक की आवाज किसी थंडर क्लैप की तरह लग रही थी। उसकी आवाज यहाँ कई गुना मैग्नीफाइड हो गई थी। उसकी इतनी तेज आवाज ने इस आदमी को बहुत बुरी तरह डरा दिया जो उसके पास आ रहा था। इसके बाद उस आदमी ने फिर उसी तरह की अजीब पतली सी आवाज को निकाला। वो तुरंत टर्न हुआ और जल्दी से अंधेरे में कहीं गायब हो गया। जब कार्तिक ने देखा कि उसकी आवाज का इको खत्म हो गया और वो आदमी भी अब दिखाई नहीं दे रहा तो उसने राहत की सांस ली और कुछ पल के लिए फोकस्ड हो गया। कार्तिक को अब अपने आसपास किसी भी टाइप की मूवमेंट ना दिखाई दे रही थी ना सुनाई दे रही थी। सही मौका देखकर कार्तिक और तेजी से केज को काटने लगा। कार्तिक अपने हाथ की सभी 5 उंगलियों को भी ठीक से देख नहीं पा रहा था।
पर अब वो इस जगह पर और ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं चाहता था। इस जगह पर ऑयल लैंप के लाइट के सिवा कोई लाइट नहीं थी, इसीलिए वो ऑयल लैंप की वीक लाइट पर ही भरोसा कर सकता था। इस अंधेरे से उसे इस ऑयल लैंप के वीक लाइट ने ही बचा रखा था और अभी वो इसी ऑयल लैंप के हेल्प से खुद को उस आदमी से बचाने में सक्सेसफुल हुआ था। उस केव में कुछ ऐसा था जो वास्तविक तो था, पर उसके बारे में कार्तिक को कुछ भी पता नहीं था। ये बात कार्तिक अच्छी तरह समझ गया था कि इस जगह पर और ज्यादा टाइम तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कार्तिक जल्द से जल्द इस केज से निकलने का ट्राई कर रहा था। अगर वो ज्यादा टाइम तक रुका तो वो बहुत वीक हो जाएगा और वो आसानी से और भी डेंजरस सिचुएशन में फंस सकता था। हालांकि जब कार्तिक ने देखा कि लॉकअप का सबसे छोटा पीस उसने आधा कट कर लिया था, तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस सिचुएशन में जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता था वो हो गया। जो आदमी कार्तिक के लाउड वॉइस सुनकर भाग गया था वो वापस लौट आया और इस टाइम वो अकेला नहीं था, उसके जैसे बहुत सारे आदमी थे। कार्तिक किसी के अंधेरे में पत्थर पर चलने की आवाज को सुन सकता था। ऑब्वियसली ये साउंड था जो एक या दो के चलने से निकल सकता था। सबसे बुरी बात ये थी कि वो संख्या में बहुत ज्यादा थे और तेजी से कार्तिक की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि कार्तिक इस सिचुएशन पर कुछ रिएक्ट कर पाता, उस अंधेरी जगह से कुछ चीजें बाहर निकल के आईं, जिस वजह से अब ऑयल लैंप के लाइट में कार्तिक उन्हें आसानी से देख सकता था। ये उन्हीं अजीब से दिखने वाले आदमियों का ग्रुप था। उन्होंने कार्तिक पर रोर करते हुए जंप कर दिया और सीधा कार्तिक के केज से टकरा गए। एक लाउड मफल्ड साउंड पूरे केज में फैल गई। कुछ अजीब से आदमी आकर उसके केज से टकरा गए, जिस वजह से पूरा केज एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर पहुंच गया। कार्तिक ने जब उन लोगों को देखा तो सोच में पड़ गया कि ये कितने छोटे लोग हैं और फिर भी इनके अंदर पावर की कोई कमी नहीं, ये तो शॉकिंगली स्ट्रांग हैं। पिंजरा हवा में 180 डिग्री घूमने के बाद फिर जमीन से टकरा गया, पर अब पिंजरा उल्टा था। कार्तिक का सिर जमीन की सीध में था और पैरों पर। ग्राउंड पर केज के जोर से टकराने से कार्तिक का सिर घूमने लगा था। हालांकि कार्तिक को लकी और नर्वस दोनों फीलिंग्स का एक साथ एहसास हुआ। लकी इसलिए क्योंकि उन अजीब दिखने वाले आदमियों की टक्कर से पिंजरा जब उड़कर दोबारा जमीन पर गिरा तो जिस कमजोर लकड़ी को वो आधा काट चुका था वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उस केज में एक बड़ा सा होल बन गया था। अब कार्तिक उस होल से आराम से बाहर निकल सकता था, लेकिन नर्वसनेस इस बात की थी कि ये आदमी उसी होल से केज के अंदर आकर कार्तिक को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये अजीब से दिखने वाले लोग क्लियरली बुरे इंटेंशन से यहाँ आए थे, लेकिन कार्तिक खुद श्योर नहीं था कि बिना पिंजरे की हेल्प से वो इनसे लड़कर उन्हें हरा पाएगा भी या नहीं। लेकिन लकीली केज में जहाँ होल हुआ था वो हिस्सा माउंटेन वॉल से जाकर लगा था, इसीलिए अभी केज से बाहर आने के रास्ते को ब्लॉक ही माना जाएगा। कार्तिक को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि ये सभी आदमी अब उसे बाहर पुल कर पाएंगे या फिर अंदर घुसकर उससे मार डालेंगे। वो सब अभी भी लगातार पिंजरे पर हमला किए जा रहे थे, जिससे कार्तिक परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे निपटे। कार्तिक ने खुद को सीधा करते हुए कहा, डैम इट, किस टाइप के मॉन्स्टर हैं ये? पिछली टक्कर से कार्तिक अभी तक रिकवर नहीं हो पाया था और उसके केज को बार बार नॉक करने से उसका सिर और ज्यादा घूमने लगा था। किसी तरह सिर पर हाथ रखकर कार्तिक सीधा हो गया, पर अभी भी उसका सिर स्पिन कर रहा था, जिस वजह से कार्तिक को डाइजी फील होने लगा। ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं था कि इतना कुछ होने के बाद भी कार्तिक ठीक था, उसे कोई इंजरी भी नहीं हुई थी। हावेवर बुरी बात यह थी कि लाइट के लिए केज में जो ऑयल लैंप रखा था वो रोल करते हुए केज के बाहर निकल चुका था। इससे भी बुरा यह था कि ऑयल लैंप में जो फ्लेम बर्न हो रही थी वो वॉलेंटली हिल रही थी। ऑयल बाहर गिरने से बच गया था क्योंकि वो एक सील्ड कंटेनर में था और रोल होने की वजह से फ्लेम पूरी तरह से हिल गई थी, जिस वजह से ये ऑयल लैंप कभी भी एक्सटिंग्विश हो सकता है। एक बार ऑयल लैंप एक्सटिंग्विश हो गया तो इसके बाद कार्तिक इस केव में कुछ भी दिख नहीं पाएगा। उसके लिए आंखें खोलना और बंद करना एक समान हो जाएगा और ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ही डेंजरस होगी। एक बार अगर अंधेरा हो गया तो कार्तिक कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उस पर कब अटैक हो गया और जाकर भी वो खुद को बचा नहीं पाएगा। जहाँ तक उन अजीब से दिखने वाले आदमियों की बात है, वो अभी भी कार्तिक के केज पर लटके हुए थे और कार्तिक पर अटैक करने का ट्राई कर ही रहे थे, पर वो ऑयल लैंप से बचकर चल रहे थे। ऐसा लगता था कि ये आदमी चमकती हुई चीजों से बहुत डरते थे। उनमें से किसी की भी ऑयल लैंप के पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। ये सारे आदमी शॉक्ड होकर उस ऑयल लैंप को देख रहे थे और उसकी लाइट से दूर जाने का ट्राई कर रहे थे। कार्तिक की आंखें ये सीन देखकर गंभीरता से सिकुड़ गई। उसके मन में एक थॉट आया, ये अजीब से दिखने वाले आदमी जिनके बारे में वो कुछ भी जानता भी नहीं है कि ये क्या है, ये शायद कई जनरेशन से यहीं अंडरग्राउंड डार्क केव में ही रहते हैं, इसीलिए ये लोग लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे। इस अंधेरे एनवायरनमेंट में रहने के कारण, इस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने की वजह से उनकी आंखें डरावनी हो गई थी। साथ ही साथ वो लोग तेज आवाज के लिए भी सेंसिटिव थे। अंधेरे में रहने के कारण इनको ट्रेवल करने या खाना सर्च करने के लिए हियरिंग पर बेस्ड होना पड़ता था। इस वजह से इनके कान बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और अब ये छोटी से छोटी आवाज को भी इजीली सुन सकते हैं। हो सकता है इसी कारण से ये आदमी स्ट्रॉन्ग लाइट और लाउड वॉइस से डरते हों। एक ही पल में कार्तिक ने अपना विचार बदल दिया। उसने अपने बैग से एक फायर क्रैकर निकाल दी। ये एक ऐसा पटाखा था जिसे रितिका ने रॉ मटेरियल से तब तक बनाया था जब वो स्मॉल ट्राइब में थे। इसमें बहुत भारी क्वांटिटी में ब्लैक गन पाउडर भरा हुआ था। इसमें स्मॉल डेनोटर का कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसे मेनली सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था और इसे ग्रेनेड के वीक वर्जन की तरह यूज किया जा सकता था। अब तक कार्तिक को कई अजीब आदमियों से सामना करना पड़ा था और वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे और इनसे लड़ने के लिए कार्तिक सिर्फ बोन मेड छोटे चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये फायर क्रैकर एकमात्र वेपन था जिसका इस्तेमाल कार्तिक कर सकता था।
कार्तिक के बैग में और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके। उस फ्यूज को जलाने के लिए आग की जरूरत नहीं थी। उसने उस क्रैकर्स के ऊपर से थिन लाइन को निकाला और इसके अंदर का फॉस्फोरस पाउडर हवा के कॉन्ट्रैक्ट में आते ही कॉम्बस्ट हो गया। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और लार्ज फायर क्रैकर्स जो कि स्मॉल ग्रेवल से भरी हुई थी उन्हें उन अजीब दिखने वाले आदमियों के बीच में फेंक दिया। बूम! एक बहरा कर देने वाला एक्सप्लोजन हुआ। इस तरह बंद केव में एक्सप्लोजन करने से सिर्फ तेज आवाज से ही लोगों को डिजी फील होने लगा। एक्सप्लोजन से कार्तिक का दिमाग पूरी तरह हिल गया और वो टेम्परेरी तौर पर बहरा हो गया। ये जगह पहले ही स्ट्रॉन्ग रोटन स्मेल से भरी हुई थी और अब लाउड नॉइज से कार्तिक बुरी तरह हिला दिया था और उसे फील हुआ कि उसके इंटरनल ऑर्गन रोल कर रहे हैं और ऐसा फील कर रहा था कि वो कभी भी वॉमिटिंग कर सकता है। यहाँ तक कि उन आदमियों की बात है जिन्हें कार्तिक ने अपने फायर क्रैकर्स से उड़ा दिया था, उनमें से कुछ जमीन पर गिरे हुए थे। रितिका ने जो फायर क्रैकर बनाया था वो बहुत ही पावरफुल था। उसने इस फायर क्रैकर के अंदर कुछ स्टोन्स भी रखे हुए थे। एक्सप्लोजन के इंपैक्ट से वो स्टोन बुलेट की स्पीड से पूरे केव में फैल गए और कई छोटे छोटे स्टोन बुलेट की तरह उन आदमियों के शरीर में ड्रिल करते हुए निकल गए, जिस वजह से इन सभी का खून बहता ही जा रहा था। उनमें से कुछ तो अनलकी भी थे। उनके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स में ड्रिल करके स्टोन्स आर पार निकल गए थे, जिनसे तुरंत उनकी डेथ हो गई थी। जिन आदमियों के वाइटल ऑर्गन्स में चोट नहीं लगी थी उनकी भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। एक्सप्लोजन से एक हैवी लाइट निकली जिसने उनकी आंखों को स्टिमुलेट कर दी और कुछ टाइम के लिए वो अंधे हो गए। इस ह्यूज एक्सप्लोजन ने कई आदमियों को सीधा फेंट कर दिया। केवल वही आदमी लगे थे जो एक्सप्लोजन रेंज से बाहर थे। फिर भी वो एक्सप्लोजन के शोर से डिजी फील कर रहे थे और इधर उधर चक्कर लगा रहे थे जैसे वो नशे में हो। पर कुछ राउंड चक्कर के बाद वो अपने आप होश में आ गए और अब वो कार्तिक को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। हालांकि इन सब लोगों के चेहरे पर जो हिडन एक्सप्रेशन नहीं थे जो पहले कार्तिक को देखकर इनके चेहरे पर आ रहे थे। अब क्या होगा कार्तिक का? क्या ये अजीब से दिखने वाले आदमी कार्तिक पर दोबारा हमला करेंगे? ने जो फायर क्रैकर्स एक्सप्लोजन किया था उससे कुछ अजीब दिखने वाले आदमी मर गए थे, कुछ सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। पर कार्तिक के लिए रियल डेंजर वो आदमी थे जो इस एक्सप्लोजन से बच गए थे। हालांकि एक्सप्लोजन से निकलने वाली हैवी लाइट ने उन्हें टेम्परेरीली ब्लाइंड कर दिया था। इसी एक्सप्लोजन से निकलने वाली लाउड नॉइज ने उनके दिमाग को घुमा दिया था। किसी शराबी की तरह इधर से उधर गोल चक्कर काटने के बाद कुछ देर में ही वो लोग भी होश में आ गए। अजीब दिखने वाले आदमी अभी भी बहुत गुस्से में कार्तिक को देख रहे थे, पर अब उनके चेहरे पर वो हिडन एक्सप्रेशन नहीं थे जो कुछ देर पहले थे, बल्कि अब वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उनकी अब डायरेक्टली कार्तिक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर ही पतली सी आवाज निकालने लगे और सभी डायरेक्शन में तेजी से फैल गए। उन्हें जमीन पर पड़े अपने सबॉर्डिनेट्स की भी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को वहीं छोड़ा और तेजी से अंधेरे में कहीं गायब हो गए। कार्तिक ने देखा कि बचे हुए सारे आदमी तेजी से अंधेरे में भाग गए हैं तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपने सिर को थोड़ा सा हिलाया और फिर से खड़ा हो गया। वो केज को सीधा करने में लग गया। थोड़ा सा ट्राई करने के बाद केज वापस सीधा हो गया और जो होल माउंटेन वॉल से चिपक कर बंद हो गया था वो भी खुल गया। केज के होल से बाहर निकलने के बाद कार्तिक ने सबसे पहला काम ऑयल लैंप को फिक्स करने का किया। ऑयल लैंप केज से निकलकर जमीन पर आ गिरा था। रोल करने की वजह से ऑयल लैंप एक्सटिंग्विश होने वाला था। सही टाइम पर कार्तिक ने ऑयल लैंप को वापस सीधा कर दिया, जिस वजह से केव में फिर से देखने लायक रोशनी हो गई थी। कार्तिक ने राहत की सांस ली। अब ऑयल लैंप सही हो गया था, यानी अब इस अजीब से केव में लाइट की हेल्प से वो बाहर जाने का रास्ता खोज सकता था। पर अगर लैंप बुझ जाता तो कार्तिक अब इस अंधेरे केव में कुछ भी देखने के लिए इनकैपेबल हो जाता, और अगर ऐसा होता तो कार्तिक ना खुद को बचा पाता और ना यहाँ से निकलने का रास्ता खोज पाता। यदि वो ऑयल लैंप बुझ जाता तो ऑब्वियसली कार्तिक इस ऑयल लैंप को वापस जलाने के लिए फ्लिंट स्टोन को यूज करता, लेकिन ये छोटा एफर्ट नहीं होता क्योंकि कार्तिक इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि लैंप को वापस जलाने के बीच में अंधेरे का फायदा उठाकर वो अजीब से दिखने वाले आदमी भागकर वापस नहीं आएंगे और दोबारा अटैक नहीं करेंगे। अंधेरे में रहने वाले इन आदमियों के लिए सबसे अच्छा यही मौका होता। अंधेरे में जब हो सभी कार्तिक पर अटैक करते, पर कार्तिक अंधेरा होने की वजह से खुद को बचा नहीं पाता और इन लोगों ने उसे मार दिया होता। इस तरह के एनवायरनमेंट में कार्तिक के पास लाइट्स ना होना इसके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बना देता। लाइट के बिना वो ब्लाइंड हो जाता। लाइट का सोर्स यानी लैंप को फिक्स करने के बाद कार्तिक ने अपने दिमाग को रिलैक्स करने का ट्राई किया और अभी जो अटैक हुआ था उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में ध्यान से सोचने लगा। उस जगह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देने के बाद सबसे पहली चीज जो उसे समझ में आई वो ये है कि रितिका ने जो फायर क्रैकर्स बनाए थे वो बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग थे। रितिका के बनाए हुए इस फायर क्रैकर ने 5 अजीब दिखने वाले आदमियों की लाइफ का तो दी एंड कर दिया था। वहीं 2 आदमी बहुत बुरी तरह घायल थे और दर्द से कराह रहे थे। कार्तिक क्लियरली ये देख नहीं पाया था कि कितने सर्वाइवर थे जो भाग गए थे, पर फायर क्रैकर के एक्सप्लोजन से 5 आदमियों की मौत और 2 आदमियों के गंभीर रूप से घायल होने को संतोषजनक माना जा रहा था। इस डेंजरस और डार्क केव में फायर क्रैकर्स का इफेक्ट बहुत ही बढ़िया था। कार्तिक ने मन ही मन में इतना बढ़िया फायर क्रैकर बनाने के लिए रितिका को धन्यवाद दिया। इस फायर क्रैकर ने न सिर्फ उन आदमियों की जान ली बल्कि इसके हैवी लाइट और लाउड नॉइज ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जहां तक जमीन पर पड़े इन 2 अजीब दिखने वाले आदमियों की बात है तो कार्तिक उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो मौका मिलने पर ये कार्तिक के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। कार्तिक ने अपने हाथ में हड्डी वाले चाकू को लिया और इन आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। वैसे तो कार्तिक सॉफ्ट हार्टेड और हैप्पी गो लकी पर्सन था, पर इस सिचुएशन में उसके हाथ कांप रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए कार्तिक ने उन आदमियों के दिल पर चाकू से अटैक किया और उन्हें मार डाला। कार्तिक को शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील जरूर हुआ,
पर बाद में जब उसने सोचा कि इन लोगों के मन में कार्तिक को लेकर बुरे इंटेंशंस हैं और अगर मौका मिला तो ये लोग कार्तिक को जरूर मार डालते, ऐसा विचार आते ही कार्तिक को अब कंफर्टेबल फील होने लगा था। उसने दोनों आदमियों को जान से मार दिया। इन आदमियों के लिए अगर उसने अपना हार्ट सॉफ्ट किया होता तो इनमें से कोई उसका हार्ट स्टॉप कर देता। इन दोनों को मारने के बाद कार्तिक ध्यान से देखने लगा। उनके अजीब से फिजिकल अपीयरेंस को देखकर उसने टेम्परेरी तौर पर उनका नाम दैत्य रख दिया। कार्तिक ने अपने दिल को मजबूत किया और अपने दिमाग में एक बात बैठा ली, इस अजीब से और डरावने एनवायरनमेंट में जो उसकी लाइफ के लिए खतरा है उसे मिटा देना ही सही है। जितने भी पॉसिबल डेंजर्स हैं उनको एलिमिनेट तो करना ही होगा। इन दैत्य की ना सिर्फ बॉडी पावरफुल है बल्कि इनकी विल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग है। दिल में चाकू घुसे होने के बाद भी ये आसानी से नहीं मरे, बल्कि उन्होंने कई बार अपना मुंह खोला और चिल्लाते रहे। ये हॉल केव में बहुत दूर तक इको होती रही। साउंड के पूरी तरह से गायब होने से पहले कार्तिक को केव की गहराइयों से लगातार चीखें सुनाई देती रही। केव के अंदर आने वाले हॉल को सुनकर कार्तिक के चेहरे पर टेंशन वाले एक्सप्रेशन आ गए और उसका चेहरा गंभीर, बहुत गंभीर हो गया। लगातार आ रही हॉल आवाज को सुनकर कार्तिक अंदाजा लगा सकता था कि ये कोई 100 से भी ज्यादा दैत्य होंगे। कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, डैम इट, यहाँ तो इन दैत्यों की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। कार्तिक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ रहे थे। मरते हुए दैत्यों ने केव की गहराइयों में रह रहे अन्य दैत्यों को मैसेज भेज दिया है। इसका मतलब वो सब मिलकर अब कार्तिक पर अटैक कर सकते हैं। कार्तिक इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे अपना मुंह और नाक बंद करना पड़ गया। उसकी तो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हवा में रॉटन स्मेल बहुत ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा कि कार्तिक का गला चौक होने लगा। ये अजीब से दिखने वाले दैत्य ना ही बंदर जैसे थे ना ही बौने थे। इनकी इंटेलिजेंस भी कुछ खास नहीं लग रही थी। इनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। ये पूरी तरह से नेकेड थे। कार्तिक को भी नहीं पता था कि ये किस स्पेशीज के हैं, इंसान हैं या जानवर हैं, और उसके पास ये सब सोचने का टाइम भी नहीं था। कार्तिक को अभी तक यही समझ में नहीं आया कि इनसे इतनी स्ट्रांग रॉटन स्मेल क्यों आ रही है, ये इतनी डिस्गस्टिंग क्यों है। कार्तिक अब ज्यादा नहीं रुकना चाहता था यहाँ। उसे तो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि कार्तिक श्योर था कि ये रॉटन स्मेल या दैत्य में से कोई एक या ये दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे। कार्तिक अब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इसके लिए उसे रास्ता खुद को ही खोजना पड़ेगा। ये बात तो कंफर्म थी कि कार्तिक दीवार पर चढ़कर ऊपर नहीं जा सकता था। वो कोई लिजर्ड या स्पाइडरमैन तो था नहीं। उसमें रूफ और वॉल पर चढ़ने की एबिलिटी नहीं थी। हालांकि अगर वो केव से बाहर निकलने के लिए इस केव में ही आगे बढ़ता है तो उसे केव के अंदर जाना होगा, और ये बिल्कुल भी अच्छा रास्ता नहीं था। कार्तिक क्या कोई भी ये बात नहीं जानता था कि केव की डेप्थ में कितने दैत्य हैं। अगर कार्तिक बाहर निकलने के लिए इस केव में अंदर जाता है तो जाहिर है कि उसका सामना सैकड़ों दैत्यों से होगा। कार्तिक ने एक बार फिर अपना सिर ऊपर किया और भगवान से कहा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया, ऊपर जा नहीं पा रहा, आगे जा नहीं सकता, कुछ तो हेल्प करो मेरी गॉड। इतना कहने के बाद कार्तिक फिर से केव में जाने वाले रास्ते को देखने लगा। यदि वो केव के अंदर और गया तो उसका सामना उन 100 से ज्यादा दैत्यों से हो गया तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि कार्तिक के बैग में अभी भी बड़े फायर क्रैकर्स थे, जिनकी संख्या लगभग 10 थी। एक बार अगर उसने इन 10 फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद खुद को डिफेंड करने के लिए हड्डी वाले चाकू के सिवाय उसके पास कोई और वेपन नहीं बचेगा, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। कार्तिक अब यहाँ और रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं, पर यहाँ फैली रॉटन स्मेल किसी बायोकेमिकल वेपन की तरह काम कर रही थी। यदि वो कुछ टाइम और रुका तो ये रॉटन स्मेल उसकी जान ले ही लेगी। इस बीच अगर कार्तिक पर दैत्यों के सेकंड फेज ने अटैक कर दिया तो वो खुद को बचा नहीं पाएगा। ये अटैक कभी भी हो सकता है क्योंकि मरते हुए इनके 2 सबऑर्डिनेट्स ने हॉल के जरिए अपने दूसरे सबऑर्डिनेट्स को कोई मैसेज भेजा था। कुछ मिनट तक सोचने के बाद कार्तिक केव के गहराइयों में जाने का फैसला करता है। उसके मन में एक थॉट आया कि अगर यहाँ दैत्य रह सकते हैं तो जरूर कोई बंद केव तो होगी नहीं, और भी कोई जगह तो होंगी जहां से वो दैत्य खाने की तलाश में बाहर निकलते होंगे। अगर ये बंद केव होती तो वो दैत्य खाते क्या? कार्तिक श्योर था कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वो केवल उस रास्ते को खोजने की कोशिश कर सकता था। इसमें कार्तिक का अपना 100% लगने वाला था, क्योंकि केव के डेप्थ में जाने से पहले कार्तिक को कुछ स्पेशल तैयारियां करनी थी। सबसे पहले कार्तिक ने अपने बैग से एक छोटा सा टॉवल निकाला। उसको अपने चेहरे पर लगाने से पहले पानी डालकर अच्छे से गीला कर लिया। हालांकि इससे भी रॉटन स्मेल को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता था। ये स्मेल हवा में बहुत ही ज्यादा फैल गई थी। कार्तिक ने अब दूसरा काम करना शुरू किया, और वो जिस लकड़ी के केज में बंद था उसने उसकी लकड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। दैत्यों के अटैक के बाद इस केज का स्ट्रक्चर काफी कमजोर हो गया था। कार्तिक ने थोड़ी ही कोशिश में 1 मीटर लंबी लकड़ी को केज से अलग कर लिया। कार्तिक ने उस स्टिक को टेस्ट करके देखा और पाया कि ये काफी मजबूत है। अब कार्तिक ने इसी स्टिक के एक हिस्से पे हड्डी वाले चाकू को लगाने के लिए एक स्मॉल रोप को यूज किया। अब वो स्टिक एक भाला बन चुका था। कार्तिक अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि इस भाले की हेल्प से वो दूर से ही दैत्यों को मार सकता था। अपना वेपन बन जाने के बाद उसने केज से अन्य लकड़ियों को एक एक कर अलग कर लिया और उन्हें अपनी बैक पर बांध लिया। कार्तिक ने उन स्टिक्स में से एक को बाहर निकाला और उसमें छोटा सा कपड़ा लपेटा और ऑयल लगाकर ऑयल लैंप की हेल्प से उसमें आग लगा ली। ये स्टिक अब मशाल बन गई थी। इसकी लाइट ऑयल लैंप से कई गुना ज्यादा थी।
इसकी मदद से कार्तिक आसानी से केव में बहुत दूर तक देख सकता था। इतनी बड़ी मशाल होने पर इस बात के चांसेस बहुत कम थे कि दैत्य उस पर हमला करेंगे। ब्राइट चीज़ों से दूर रहने वाले दैत्यों को जब ये मशाल दिखेगी तो वो डर की वजह से वैसे ही दूर हो जाएंगे और कार्तिक पर अटैक नहीं करेंगे। इतनी प्रिपरेशन करने के बाद कार्तिक केव की डेप्थ को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था, फिजिकली भी और मेंटली भी। हालांकि जैसे ही कार्तिक केव के अंदर जाने को हुआ तो उसे ऊपर आवाज़ सुनाई देने लगी। कार्तिक पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो सोच कुछ और रहा था और यहाँ हो कुछ और रहा था। कार्तिक के पास उस मशाल को बुझाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। उस मशाल को बनाने में कार्तिक ने बड़ी मेहनत की थी। बिना ज्यादा सोचे कार्तिक ने मशाल को बुझा दिया और खुद को अंधेरे में छिपाने का प्रयास करने लगा। इन सब के बीच उसके मन से दैत्यों का डर कहाँ गायब हो गया उसे इस बात का पता भी नहीं चला। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ध्यान से देखने लगा उसके ऊपर वाले केव में हो क्या रहा है। कार्तिक को ऐसा फील हुआ कि कहीं वो कबीले के लोग उसको ढूंढने या देखने के लिए वापस तो नहीं आए हैं। अगर मशाल अभी तक जल रही होती तो उन लोगों को पता चल जाता कि कार्तिक फ्री हो गया है और वो दोबारा उसे पकड़कर किसी और कैद में डाल देते। आखिर ऊपर की केव में कौन है? क्या सच में कबीले के लोग कार्तिक को लेने आए हैं? प्रिपरेशन करने के बाद कार्तिक अंडरग्राउंड केव की डेप्थ को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था ही, लेकिन जैसे ही कार्तिक इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ने वाला था तभी कार्तिक को अपने सिर के ऊपर वाली गुफा में कुछ हलचल महसूस हुई। कार्तिक ने सोचा कि शायद कबीले के लोग ये देखने आए हैं कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। कार्तिक को लगा कि अगर ऊपर का गेट खुल गया और उन लोगों को पता चल गया कि कार्तिक फ्री हो गया है तो वो दोबारा अटैक करके उसे इससे भी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। ये सब सोचकर कार्तिक ने बड़ी मुश्किल से बनाई मशाल को बुझा दिया और अंधेरे में छुपने की कोशिश करने लगा। ऊपर के केव से ढक्कन के हटते ही कार्तिक को दो लोगों की परछाई दिखी। एक का बड़ा सिर था और एक के छोटा सिर। उस परछाई को देखकर कार्तिक लगभग शॉक्ड होते हुए बोला, रितिका, लिटिल निशा, तुम लोग यहाँ? कार्तिक के चेहरे पर हैरानी के बाद रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन आने लगे, क्योंकि इन दोनों के यहाँ होने का मतलब है कि ये दोनों सेफ हैं और अब वो दोनों के हेल्प से बच जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने परेशान होते हुए कहा, ओ कार्तिक, तुम सच में यहाँ हो? तुमको कितना खोजा है मैंने, आखिर तुम मिले गए। रितिका के चेहरे पर भी हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे, पर अब वो खुश थी कि आखिर कार्तिक मिल ही गया। असल में जब रितिका और लिटिल निशा इस केव में एंटर हुए तो उन्हें यहाँ बहुत शांति फील हुई। उन्हें यहाँ कुछ भी डरावना फील नहीं हुआ। पूरी केव बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन केव के लास्ट तक दोनों तरफ मशालें, वुडन टॉर्च लगी हुई थी। चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद रितिका को एक थॉट आया कि कहीं वो किसी गलत केव में तो नहीं आ गई है, क्योंकि उसे यहाँ कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रितिका इस केव से निकल कर दूसरे केव में कार्तिक को ढूंढने जाने वाली ही थी कि तभी उसे ग्राउंड पर एक केव यानी ढक्कन दिखाई दिया, जो देखने में किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था और कवर के ऊपर एक रोप बांधी गई थी। रितिका एक स्मार्ट लड़की थी। उसने तुरंत इस बात को गैस कर लिया कि इस कवर के नीचे कुछ तो है। उसे किसी इंसान के जरिए हटाया जा नहीं सकता था। उस कवर को हटाने के लिए रितिका और लिटिल निशा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनकी कोशिश से कवर पूरी तरह से हट गया और रितिका और लिटिल निशा को एक और केव दिखने लगी जो इस केव के नीचे थी। रितिका शुरू से डाउट में थी कि इस अंडरग्राउंड केव में कार्तिक मिलेगा भी या नहीं, पर रितिका को केव में एक परछाई दिखी जो कि कार्तिक की थी। कार्तिक के मिलने पर शॉक और हैप्पीनेस के मिले जुले एक्सप्रेशन रितिका के चेहरे पर आ गए और लिटिल निशा खुशी से बोल पड़ी, बड़े भैया। रितिका ने तुरंत कार्तिक से कहा, कार्तिक, मैं तुम्हारे पास एक रस्सी भेजूंगी, तुम उसे पकड़कर ऊपर आ जाना। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। कार्तिक ने थोड़ा वरीड होते हुए कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना, ये केव बहुत डीप है, देखो गिरना मत। कार्तिक इस टाइम बहुत ही एक्साइटेड था। वो क्लाइंब करके ऊपर तो नहीं जा सकता था, इसीलिए इस केव से बाहर निकलने के लिए केव के अंदर से ही उसे एग्जिट को खोजना होगा। जैसे ही वो इस केव को एक्सप्लोर करने जा रहा था वैसे ही रितिका ने उसे खोज लिया। अगर रितिका 2 मिनट और लेट हो जाती तो कार्तिक केव को एक्सप्लोर करने केव के डेप्थ में चला गया होता और रितिका फिर कार्तिक से मिल नहीं पाती और रितिका को लगता कि कार्तिक यहाँ नहीं है, उसे खोजने किसी और केव में चली जाती। ये बहुत ही बढ़िया था। वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकल जाना ज्यादा आसान था। इस केव के डेप्थ में जाकर रास्ता खोजना मुश्किल भरा हो सकता था। रितिका ने ऊपर से नीचे केव में रस्सी लटका दी थी। कार्तिक ने बैग पर बंधे लकड़ी के बंडल को नीचे फेंका और उस रस्सी की हेल्प से ऊपर चढ़ने लगा। रितिका और लिटिल निशा भी कार्तिक को ऊपर खींचने में अपनी पूरी पावर लगा रहे थे। रस्सी से ऊपर चढ़ते टाइम उनके मन में कई सवाल आ रहे थे, जैसे रितिका और लिटिल निशा उस माउंटेन किंग के कैद से कैसे बच गए और रितिका और लिटिल निशा ने उसे कैसे खोज लिया। हालांकि कार्तिक ये भी जानता था कि टाइम क्वेश्चन आंसर करने का नहीं है। एक बार यहाँ से बाहर निकल गए तो दोनों के पास टाइम ही टाइम होगा। कार्तिक का सिर केव से बाहर आ चुका था। इससे पहले कि बाहर निकलने की खुशी मना पाता उसे केव के बाहर से शोर सुनाई देने लगा। रितिका ने नर्वस होते हुए कहा, ओह नो, उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। कार्तिक ने शॉक्ड होते हुए पूछा, किन लोगों ने? क्या वो माउंटेन राजा के लोग हैं? रितिका ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे कार्तिक? इन ट्राइबल लोगों ने इस केव के मेन गेट को कवर कर लिया है और बाहर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। कार्तिक को पता नहीं था कि रितिका के पीछे माउंटेन राजा के कितने सबऑर्डिनेट्स पड़े हुए हैं, पर वो श्योर था कि जिस तरह का कमोशन बाहर फैला है इसका मतलब है कि पूरा ट्राइबल विलेज इन दोनों के पीछे पड़ा है और ये 3 लोग उन सभी सबऑर्डिनेट से नहीं निपट सकते थे। कार्तिक, रितिका और लिटिल निशा को इन सभी सबऑर्डिनेट से बचकर बाहर निकलना था, जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। इन तीनों में से किसी के पास भी ये टैलेंट नहीं था। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, हमने उन्हें यहाँ खोज लिया है, सभी को पकड़ लो, किसी को मत छोड़ना। दूसरे ने चिल्लाते हुए कहा, इन लोगों ने हमारे राजा का खून किया है, पकड़ो हत्यारों को और इन्हें सूली पर चढ़ा दो। कार्तिक कुछ सेकंड के लिए दंग रह गया। इससे पहले वो कुछ कह पाता कबीले के लोग केव के अंदर आ गए।
कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो अब किसी भी सिचुएशन में सरेंडर नहीं करेगा। उसने लगभग चिल्लाते हुए रितिका और लिटिल निशा से कहा, जल्दी से मुझे फॉलो करो। रितिका और लिटिल निशा को नहीं पता था कि कार्तिक ऐसा करने को क्यों कह रहा था, पर उन्हें कार्तिक पर भरोसा था, इसीलिए बिना कुछ सोचे उन दोनों ने जंप कर दिया और कार्तिक को कस कर पकड़ लिया। इससे पहले कि कबीले के लोग इन लोगों तक पहुंच पाते, कार्तिक ने रस्सी को और जोर से पकड़ा और उसी के हेल्प से नीचे वाले केव में पहुंच गया। कार्तिक उन लोगों को उसी केव में वापस ले आया था जिसमें कुछ देर पहले तक वो खुद भी कैद था। जब पीछा करने वालों ने देखा कि कार्तिक, रितिका और लिटिल निशा अंडरग्राउंड केव में चले गए हैं तो वो शॉक्ड हो गए। उनके फेस पर डर के एक्सप्रेशन आ गए। उनके लीडर ने कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मौत क्या होती है। तुम डेविल्स केव में अपनी मर्जी से कूदे हो, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। तभी उस लीडर के सबऑर्डिनेट्स ने धीरे से कहा, लीडर, क्या हमें उन लोगों को पकड़ने के लिए उनके पीछे डेविल केव में जाना होगा? लीडर ने गुस्साते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस डेविल केव में जाना चाहोगे तुम, ये जानते हुए भी कि केव क्या है? उसके सबऑर्डिनेट्स ने डर से कांपते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लीडर ने सबऑर्डिनेट को समझाते हुए कहा, अगर हम भी उनके पीछे डेविल्स केव में उतर गए तो हम भी उन डेविल्स के हाथों मार दिए जाएंगे। हमें बचाने कोई नहीं आएगा पीछे से। इससे अच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें कि वो लोग बाहर ही ना आ पाए। एक काम करो, रस्सी को काट दो और इस कवर के ऊपर एक भारी पत्थर रख दो। लीडर का आदेश मिलने पर सबऑर्डिनेट ने तुरंत वैसा ही किया। रस्सी को पूरी तरह से काट दिया और कवर के ऊपर पत्थर रख दिया ताकि कार्तिक और उसके साथी कैसे भी ऊपर चढ़ने लगे तो इस कवर को हटाकर ऊपर ना आ पाए। कार्तिक और उसके साथी अंडरग्राउंड केव में बंद हो गए थे और अब ऊपर जाने का रास्ता किंग के सबऑर्डिनेट ने बंद कर दिया था। अब ऊपर से आ रही मशालों की लाइट्स का आना भी बंद हो गया, जिस वजह से अंडरग्राउंड केव में अंधेरा हो गया। कार्तिक ने खींचते हुए कहा, मैं वापस उसी केव में आ गया जहां अभी तक बंद था। कार्तिक की किस्मत उसका साथ दे नहीं रही थी। वो जब भी खुश होने का कोशिश करता तो कोई ना कोई नई मुसीबत उसका वेट कर रही होती थी। बड़ी मुश्किल से कार्तिक उस डेविल केव से बाहर निकलकर ऊपर वाली केव में पहुंच ही पाया था। इससे पहले कि वो खुश होता या रिलैक्स कर पाता, वापस से उसे इसी केव में जाना पड़ गया। अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कार्तिक कितना भी ट्राई कर ले, बिना किसी रेनफोर्समेंट के डेविल केव से उस ऊपर वाली केव में नहीं जा सकता था। जिस तरह से ऊपर वाली केव का रास्ता बंद किया गया था, इससे एक बात क्लियर थी कि कार्तिक को बाहर निकलने के लिए अंडरग्राउंड केव की डेप्थ से होकर निकलना होगा। इससे पहले कि कार्तिक कोई डिसीजन ले पाता कि तभी उसको रितिका के पीछे पड़े लोगों की बात याद आने लगी और उसने शॉक्ड होते हुए पूछा, रितिका, क्या तुमने सच में माउंटेन किंग को मार डाला है? कार्तिक को बिल्कुल यकीन नहीं था कि रितिका ऐसा कुछ भी कर सकती है। रितिका को कार्तिक लंबे समय से जानता है, पर रितिका के इस नेचर को वो आज देख रहा था। माउंटेन किंग एक टाइम का पावरफुल बॉक्सर था। वो एक ऐसा इंसान था जो भागकर इस जंगल में आया और राजा बन गया। जिस आदमी ने पूरे बारबेरिक माउंटेन पर अपना अधिकार जमा लिया और दूसरे ट्राइब और बाहर वालों पर अत्याचार करने लगा, वो माउंटेन किंग मर गया और ये अनबिलीवेबल था। रितिका अभी भी उस इंसिडेंट से शॉक में थी। वो अभी भी कार्तिक की बाहों में थी और कार्तिक से धीरे धीरे बोली, जब वो न रहा था तब मैंने उसके बाथटब में इलेक्ट्रिक बैटरी फेंक दी और करंट लगने से उसकी डेथ हो गई। कार्तिक रितिका की बात सुनकर हैरान हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इस दौरान 2 सेकंड के लिए किंग के लिए शोक मनाकर कार्तिक सोच में पड़ गया कि माउंटेन किंग को कितनी दर्दनाक मौत मिली होगी। कार्तिक ने परेशान होते हुए पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? दोनों ने एक साथ कहा, हम ठीक है। रितिका और लिटिल निशा को जमीन पर उतारने के बाद कार्तिक भी धीरे धीरे रोप से नीचे उतरने लगा। कार्तिक को इस केव की गहराई का अंदाजा था, इसीलिए वो पहले से ही तैयार था, नहीं तो उसके पैर में मोच आ जाती। रितिका ने कार्तिक से कहा, कार्तिक हम यहाँ पूरी तरह फंस गए, अब क्या करें? इससे पहले कि रितिका कुछ और कह पाती, उसे एक रॉटन स्मेल आने लगी और उसने कार्तिक से पूछा, ये कैसी स्मेल है? ये तो बहुत ही स्टिंकी है। और उस रॉटन स्मेल के कारण रितिका और लिटिल निशा को उल्टियां होनी शुरू हो गई। लिटिल निशा भी उल्टी करते हुए बोली, ये बहुत ही बदबूदार है, जैसे जंगल में कोई जानवर मर गया हो। कार्तिक ने हेल्पलेस होते हुए कहा, मैं मशाल जलाने जा रहा हूँ, तुम दोनों अभी जो देखने वाले हो उसे देखकर डरना मत। वहां अभी भी 2 मरे हुए दैत्यों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अभी तक केव में अंधेरा था तो इन दोनों में से कोई भी देख नहीं पाया था, पर अब कहीं उन दैत्यों को देखकर उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, इसीलिए कार्तिक उन दोनों को पहले से ही वार्न कर रहा था। एक और मेन रीजन था जिस वजह से कार्तिक उन लोगों को वार्न कर रहा था, और वो ये कि ये दोनों लड़कियां हैं और लिटिल निशा तो अभी 8 या 9 साल की ही थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बिना किसी मेंटल प्रिपरेशन के अगर ये दोनों लड़कियों ने ऑडली शेप्ड दैत्यों को देख लिया तो इन्हें डर नहीं लगे। ये बात तो सही थी कि दैत्यों के फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही डिस्गस्टिंग थी और उनमें से कुछ को डेथ भी उसी टाइप की मिली थी। कार्तिक ने जैसे ही मशाल को जलाया, उन सबको अपने सामने दैत्यों की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखी। रितिका उन डेडली शेप्ड क्रिएचर्स की डेड बॉडी को देखकर डर गई और उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगी। रितिका हमेशा शांत रहती थी और अभी भी काम रहने का ट्राई कर रही थी। जहां तक बात लिटिल निशा की थी तो कार्तिक श्योर था कि इन दैत्यों को देखकर उसे इतना ज्यादा डर लगा होगा कि वो बस चीखने ही वाली होगी। पर जब कार्तिक ने लिटिल निशा का फेस देखा तो खुद शॉक्ड हो गया, क्योंकि लिटिल निशा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लिटिल निशा शुरू में हैरान जरूर हो गई थी, पर उसने तुरंत ही अपने मुंह को ढक लिया और कार्तिक से धीरे से आवाज में पूछा, बड़े भैया इन लोगों की डेथ कैसे हुई? लिटिल निशा की बात सुनकर कार्तिक क्यूरियस हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो लिटिल निशा जानती है।
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो। कार्तिक को लग रहा था कि लिटिल निशा सामने का नजारा देखकर डर जाएगी और इसीलिए उसे बहुत चिंता हो रही थी। हालांकि उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हुआ। निशा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उसने नॉर्मल एटीट्यूड के साथ कार्तिक से पूछा, बड़े भैया ये काका कैसे मरे? कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया। एक बार के लिए तो वो भी हैरान हो गया, पर फिर उसने बहुत ही क्यूरियस होते हुए लिटिल निशा को देखना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल निशा के लिए ये लोग और इन्हें मरते हुए देखना बहुत ही नॉर्मल बात है। कार्तिक ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इन लोगों को मारा है और इनमें से 2 को तो मैंने बहुत बुरी तरह मारा है, पर तुम इन्हें इतने अजीब नाम से क्यों बुला रहे हो? ये नॉर्मल जैसे दिखते भी नहीं है। वैसे क्या तुम जानती हो इनके बारे में? कार्तिक लिटिल निशा की बात समझ गया था, पर लिटिल निशा कार्तिक की भाषा को अभी भी समझ नहीं पाई थी। इसीलिए रितिका जल्दी से लिटिल निशा के पास बैठी और उसने उनकी लोकल भाषा में पूछा। अब जाकर लिटिल निशा को कार्तिक की बात समझ आई, इसीलिए उसने जवाब देते हुए कहा, हम लोग अपनी भाषा में इन्हें काका का कह के बुलाते हैं। कार्तिक को अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसने रितिका को हैरानी से देखना शुरू कर दिया। रितिका समझ गई कि कार्तिक कंफ्यूज्ड है और इसीलिए उसने समझाते हुए कहा, ये लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं, पर हमारी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है डैम एन इन्फेंट। जैसे ही कार्तिक ने रितिका की बात सुनी, उसने हैरान होते हुए कहा, डैम एन इन्फेंट? ये लोग इस तरह सबसे छुपकर अंडरग्राउंड रहते हैं, पर लिटिल निशा इन लोगों को कैसे जानती है? कार्तिक का सवाल सुनकर रितिका ने लिटिल निशा से इस बारे में पूछा और इसका जवाब सुनकर कार्तिक को जवाब देते हुए वो बोली, ये लोग काफी सालों से यहाँ रहने वाले लोगों के दुश्मन हैं। यहाँ रहने वाले आइसोलेटेड लोगों पर ये लोग छुप छुप कर वार करते हैं। और फिर ये लोग, इतना कहते कहते रितिका बीच में ही रुक गई और आगे कुछ भी नहीं बोली। कार्तिक ने जब उसे इस तरह चुप देखा तो परेशान होते हुए पूछा, और फिर क्या? कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने आगे की बात बताते हुए कहा, ये लोग इंसानों को पकड़कर खा जाते हैं, इन्हें जिंदा इंसानों को खाना ज्यादा पसंद है। इतना कहकर रितिका चुप हो गई। वहीं कार्तिक ने गुस्से से कहा, ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं और इस तरह के प्राणी हैं? ये लोग ना तो इंसान लगते हैं और ना ही भूत, ना ही प्रेत और आत्मा। कार्तिक और बाकी दोनों लड़कियां उसके साथ इसी अंडरग्राउंड सुरंग में फंस के रह गई थी और फिलहाल इन लोगों को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ और भी बहुत सारे इस तरह के अजीबोगरीब प्राणी रहते थे जो कभी भी इन लोगों पर हमला कर सकते थे। इसलिए ये लोग इतनी आसानी से इन तीनों को जाने नहीं दे सकते थे। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और डिसाइड किया कि वो यहाँ से बाहर निकलने की जल्दबाजी करने के बजाय पहले यहाँ की और बाहर की सिचुएशन का पता लगाएगा और साथ ही साथ यहाँ रहने वाले इन अजीब प्राणियों के बारे में भी पता लगाएगा। क्योंकि अगर ये लोग एक बार गुफा में आगे तक चले गए और वहां जाकर इनके जैसे अजीब प्राणियों ने फिर से कार्तिक या बाकी दोनों लड़कियों पर हमला कर दिया तो कार्तिक इन लोगों को बचाएगा कैसे? वहीं दूसरी तरफ रितिका के दिमाग में सुई तो कहीं ना कहीं अटक गई थी। उसे अब इन अजीब से दिखने वाले प्राणियों के बारे में पता लगाना था और साथ ही साथ इनके ऊपर रिसर्च भी करनी थी। इस वक्त रितिका के पास कोई रिसर्च करने का इक्विपमेंट या कुछ और नहीं था, वरना वो तो पहले यहीं बैठकर अच्छे से डिटेल में इन अजीब से दिखने वाले प्राणियों का पोस्टमार्टम करती और उसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ उनके बारे में पता लगाने बैठ जाती, भले ही उसे इस गहरी काली गुफा में सालों तक क्यों न रहना पड़ता। रितिका के हाथ में फिलहाल सिर्फ लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा स्टिक जैसा कुछ था। कार्तिक कुछ सोच पाता या कर पाता उससे पहले ही वो उसे लेकर उन मरे हुए अजीब प्राणियों के पास गई और इनकी बदबू से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी। टाइम पर रितिका को ये सब कुछ करते हुए देखा तो 1 मिनट के लिए वो एकदम दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ये सुपर टैलेंटेड आइकॉनिक एम्प्लॉय यहाँ पर भी इतनी बुरी सिचुएशन में भी अपना रिसर्च का काम चालू कर देती है। अगले ही पल कार्तिक की नजर रितिका के रिसर्च करने के तरीके पर गई। उसने परेशान होकर जल्दी से अपने बैग से भीगा हुआ तौलिया निकाला और जल्दी से उसे रितिका के नाक के चारों तरफ लपेट दिया और उसके बाद अपने बैग से एक और इसी तरह का गीला तौलिया निकाला और उसे लिटिल निशा के मुंह के चारों तरफ लपेट दिया। हालांकि लिटिल निशा बहुत ज्यादा समझदार थी, इसीलिए उसने तुरंत कार्तिक को मना करते हुए कहा, भैया मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे ही कार्तिक ने लिटिल निशा की बात सुनी तो उसे काफी खुशी हुई, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची अपने से ज्यादा बाकी लोगों के बारे में सोच रही थी। इसे देखकर कार्तिक ने हंसते हुए उससे कहा, मैं अपने लिए दूसरा तौलिया निकाल लूंगा, तुम इसका इस्तेमाल करो। शुरू में कार्तिक को वहां से आ रही बदबू में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि धीरे धीरे जब ये बदबू फिर से फैलने लगी तो कार्तिक का दम घुटने लगा और कार्तिक ने जल्दी से एक गीला तौलिया अपने नाक पर रख लिया। अभी तक कार्तिक का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो आसपास से आ रही इतनी गंदी बदबू और इतने सफोकेटेड एरिया में और ज्यादा रह नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ रितिका, जो इतनी देर से अपनी रिसर्च कर रही थी, फाइनली वो खड़ी हो गई और कार्तिक से बोली, मैं इतना तो बेशक कह सकती हूँ कि ये एक तरह से प्राइमेट मैनिमल का ही रूप है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इनमें इंसानों के जीन्स हैं या फिर ओरेंगुटन है ये लोग, और ये जैसे दिख रहे हैं इंसान जैसे हैं, बल्कि ये तो दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन लगते हैं। कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, इंसानों की जेनेटिक इमेज ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देती है, इसलिए हो सकता है कि ये दिखने में हम जैसे हों पर असल में ये दूसरे ग्रह के हो सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ ऊपर से ही पता लगाया है, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ पक्का कह नहीं सकती हूँ। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत हंसते हुए कहा, हमें क्या करना है, चाहे इंसान हो या जानवर, ये सब छोड़ो, इन पर ध्यान देना टाइम वेस्ट करना है। वैसे भी मर चुके हैं ये लोग, इसलिए इनकी परवाह करके कुछ नहीं होगा। फिलहाल हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। रितिका भी कार्तिक की बात से सहमत होते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो कार्तिक, वैसे भी इस वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अगर ऐसे में हम यहाँ रुकते हैं तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा रितिका, आगे बहुत ज्यादा अंधेरा है और जितना मुझे पता है जिन लोगों को हमने अभी भी मारा है वो आगे हमें और ज्यादा संख्या में मिल सकते हैं और उन्हें अंधेरे में देखने में दिक्कत नहीं होगी। हम अंडरग्राउंड गुफा में फंस चुके हैं। तभी लिटिल निशा ने अचानक से अपना मुंह खोलते हुए कहा, बड़े भैया आपने अभी अभी क्या कहा? आपने इन अजीब से दिखने वाले लोगों को मारा है? उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हाँ
भले ही ये सिर्फ 2 लोग हैं पर इन्हें मारने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इन सब में जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इनकी वाइटलिटी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इन दोनों को मारने में भी मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उसकी बात सुनकर लिटिल निशा ने डरे हुए एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कार्तिक से कहा, तो क्या ये अजीब से दिखने वाले लोग मरने के पहले चिल्लाए थे? उसकी बात सुनकर कार्तिक ने अपना सिर खुजाते हुए लिटिल निशा से कहा, हाँ, ये दोनों इतनी तेज चिल्लाए थे जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो। उन लोगों की आवाज़ सुनने में भी बहुत डरावनी थी। उसकी बात सुनकर लिटिल निशा इतनी ज़्यादा डर गई कि उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने कार्तिक से कहा, बड़े भैया चलो, जितना जल्दी हो सके हम इस जगह से कहीं और चले जाते हैं। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पर क्यों लिटिल निशा? तब एक निशा ने पैनिक होते हुए कार्तिक से कहा, क्या पता ये दोनों अजीब से दिखने वाले लोग मरने से पहले इसलिए इतना तेज चिल्लाए हों क्योंकि वो चिल्लाकर अपने बाकी साथियों को यहाँ बुलाना चाहते हो। मुझे लगता है कि इनके बाकी साथी भी बहुत ही जल्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सुनने के बाद कार्तिक को समझ में आया कि कुछ देर पहले ही गुफा की गहराई से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। इतना सोचते ही कार्तिक का तो जैसे दिल ही बैठ गया। उसने अपने मन में सोचा कि अगर यहाँ सच में वो होने वाला था जो अभी तक लिटिल निशा ने कहा था, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बात सबको पता थी कि कार्तिक ने अभी भी यहाँ पर बहुत भयानक आवाज़ सुनी थी। तो क्या इसका मतलब सच में यहाँ पर उन अजीब से दिखने वाले लोगों की पूरी आर्मी बदला लेने के लिए आने वाली है? ये सोचकर अब तो कार्तिक भी इस जगह से जल्दी बाहर निकल जाना चाहता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी स्पीड से यहाँ से जाते हैं, पर बाहर जाने का एक ही रास्ता। इसलिए इन्हें भी ये फीलिंग आ रही थी कि जैसे यहाँ इनका सामना उन अजीब से दिखने वाले लोगों से होकर रहेगा ही। तभी कार्तिक ने रितिका की तरफ देखते हुए कहा, रितिका, तुम्हारे बैग में अभी बड़े वाले कितने फायर क्रेकर्स हैं? पर बाहर जाने का एक ही रास्ता है, इसलिए उन्हें भी ये फीलिंग आ रही थी जैसे यहाँ इनका सामना उन अजीब से दिखने वाले लोगों से होकर ही रहेगा। तभी कार्तिक ने रितिका की तरफ देखते हुए कहा, रितिका, तुम्हारे बैग में अभी बड़े वाले कितने फायर क्रेकर्स हैं? रितिका ने कहा, 18। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पास जो 12 फायर क्रेकर्स हैं उन्हें मिलाकर हमारे पास टोटल बस 30 ही फायर क्रेकर्स हैं। डैम इट, मुझे अब इन सबको स्टेक पर लगाना होगा, वो भी सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ताकि अगर इस बीच हमारा उन लोगों से सामना हो जाता है तो हम उस सिचुएशन में इन्हें उन पर एक्सप्लोड कर सकें। लिटिल निशा को ये नहीं पता था कि ये फायर क्रैकर्स कितने बड़े और इफेक्टिव होते हैं, पर जब उसने देखा कि कैसे वो अजीब से दिखने वाले 2 क्रिएचर्स इन फायर क्रैकर्स की वजह से ज़मीन पर लोटपोट हो गए थे, तो ये देखकर उसके मन में इन फायर क्रैकर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो गई थी, जिनके बारे में अभी भी कार्तिक ने मेंशन किया था। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि उसके बड़े भैया सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वो इतने लायक हैं कि वो बहुत सारे स्ट्रेंज क्रिएचर्स को मार गिराने की कैपेसिटी रखते हैं। लिटिल निशा ने नेचुरली फायर क्रैकर्स का सारा क्रेडिट अपने बड़े भैया कार्तिक को दे दिया था, और उसकी नज़र में जो इस तरह के अजीब से क्रिएचर्स को मार गिरा सकता था वो बिल्कुल किसी ग्रेट हीरो की तरह था। अनफॉर्चुनेटली लिटिल निशा को ये नहीं पता था कि जब कार्तिक ने पहली बार इन स्ट्रेंज क्रिएचर्स वाले मॉन्स्टर्स को देखा था तो उसका रिएक्शन और एक्सप्रेशन कैसा था। उसका वो लुक बिल्कुल भी किसी सो कॉल्ड हीरो जैसा तो नहीं था। अगर रितिका ने ये फायर क्रेकर्स पहले से प्रिपेयर नहीं किए होते तो भयानक से दिखने वाले मॉन्स्टर कार्तिक के चिथड़े कर डालते। कार्तिक, लिटिल निशा और रितिका तीनों ने उस ट्राइब से आते वक्त एक स्पेशल बोन नाइफ ले लिया। इसीलिए कार्तिक ने उन जमीन पर गिरी लड़की की स्टिक्स का यूज करके 2 लंबे लंबे भाले बनाए और उन्हें रितिका और लिटिल निशा को दे दिया। और जब वो गुफा के अंदर की तरफ जाने लगे तो उन्होंने अपने लार्ज फायर क्रेकर्स का यूज करके रास्ता बनाया। लिटिल निशा फायर क्रेकर्स की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई थी और उसे पता नहीं था कि फायर क्रेकर्स कहते किसे हैं। और जब लिटिल निशा ने जमीन पर मरे हुए दैत्यों को देखा तो फायर क्रेकर्स के लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दैत्य, जिन्हें लिटिल निशा काका भी बोलती है, वो बहुत ही डेंजरस और मैन ईटर हैं। उन्हें मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जब लिटिल निशा ने अपने बड़े भैया यानी कार्तिक से फायर क्रेकर्स के बारे में सुना तो इतने दैत्यों को एक साथ मारने पर उसे अपने बिग ब्रदर पर प्राउड फील हुआ और उसे बड़े भैया बहुत ही अमेजिंग लगने लग गए। लिटिल निशा ने फायर क्रेकर्स यूज करके दैत्यों को मारने का पूरा क्रेडिट कार्तिक को दे दिया। लिटिल निशा फायर क्रेकर्स की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसे पता भी नहीं था कि फायर क्रेकर्स किसे कहते हैं। पर जब लिटिल निशा ने जमीन पर मरे हुए दैत्यों को देखा तो फायर क्रेकर्स के लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। दैत्य, जिन्हें लिटिल निशा गू भी बोलती थी, वो बहुत ही डेंजरस और मैन ईटर हैं और उन्हें मारना बिल्कुल भी आसान नहीं। जब लिटिल निशा ने अपने बड़े भैया कार्तिक से फायर क्रेकर्स के बारे में सुना तो इतने दैत्यों को एक साथ मारने पर उसे अपने बिग ब्रदर पर बड़ा प्राउड फील हुआ और उसे बड़े भैया बहुत ही अमेजिंग लगने लगे। लिटिल निशा ने फायर क्रेकर्स यूज करके दैत्यों को मारने का पूरा क्रेडिट कार्तिक को दे दिया। उसकी नज़र में इतने सारे गू को मारने वाले को हीरो ही कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली लिटिल निशा को ये बात पता नहीं थी कि कार्तिक कितना डरा हुआ था। जब वो फर्स्ट टाइम इन मॉन्स्टर्स से मिला तो उस टाइम कार्तिक के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो किसी सो कॉल्ड हीरो के नहीं थे। अगर रितिका ने पहले से ही बड़े फायर क्रेकर्स बना के नहीं दिए होते तो कार्तिक अब तक उन लोगों का खाना बन चुका होता। फायर क्रेकर्स के सिवा कार्तिक और अन्य दोनों के पास सेल्फ डिफेंस में सिर्फ हड्डियों का बना चाकू है जो कि स्मॉल ट्राइब में किसी बड़े जानवर की हड्डी को तोड़कर बनाया था। इसीलिए कार्तिक ने वुडन स्टिक पे चाकू को लगाकर उसे स्पीयर में कन्वर्ट किया और एक रितिका को एक लिटिल निशा को दे दिया। अब जब वो केव में एंटर करेंगे और उन्हें कहीं भी दैत्य दिखेगा तो उन्हें मारने के लिए फायर क्रेकर्स का यूज करेंगे और जो दैत्य उनमें से बच जाएंगे उन्हें स्पीयर्स की हेल्प से मार दिया जाएगा।
सुनने में कार्तिक का प्लान बड़ा इजी लग रहा था। वो केव की डेप्थ को एक्सप्लोर करते हुए बाहर जाने का रास्ता खोजेंगे और अगर इस बीच में दैत्य मिल गए तो फायर क्रेकर्स की हेल्प से उन्हें मार डालेंगे। पर ये पूरा प्लान तब सक्सेसफुल होगा जब सब कुछ इसी प्लान के अकॉर्डिंग होगा। ये प्लान काम करे इसीलिए कार्तिक ने मशाल के लिए यानी टॉर्च के लिए वुडन स्टिक के बंडल को अपनी पीठ पर बांधा। रितिका और लिटिल निशा के साथ डेविल्स केव की गहराइयों में वो फिर जाने के लिए तैयार हो गया। कार्तिक अभी 4 कदम चला ही होगा, उसे फील हुआ कि रितिका उसके साथ नहीं है। उसने पीछे पलट कर देखा। रितिका एक मरे हुए दैत्य के बगल में जमीन पर बैठी हुई थी और दैत्य को ऑब्जर्व कर रही थी। कार्तिक ने रितिका से रिक्वेस्ट की, प्लीज उसको अब मत ज्यादा देखो यार, इनमें स्टडी करने के लिए है क्या? बदबू। रितिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं इनमें से एक को अपने साथ स्टडी करने के लिए ले जाना चाहती हूँ। इस तरह के अंधेरे एनवायरनमेंट में ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिन्हें आज से पहले कभी खोजा नहीं गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी खोज है, इसलिए ये बहुत प्रेशियस है, मुझे इस पर रिसर्च करना है। कार्तिक ने रितिका को समझाते हुए कहा, साइंटिस्ट जी, हम यहाँ अपनी जान बचाते हुए भागते फिर रहे हैं और आपका मन अभी भी रिसर्च करने का कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए? रितिका ने अफसोस करते हुए कहा, पर ये बहुत कीमती स्पेसिमेन है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी लाइफ रिसर्च को डेडिकेट कर रखी हो, उसके लिए नई स्पेशीज की खोज से एक्साइटिंग और ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि रितिका का ज्यादातर रिसर्च मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है, लेकिन कभी कभी वो बायोलॉजी और जेनेटिक्स में भी रिसर्च करती है। बात सिर्फ इतनी है कि वो इन फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती क्योंकि उसे अब तक इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर अब जब उसका सामना दैत्य जैसे क्रिएचर से हो गया है तो अब उसकी इच्छा है कि एक स्पेसिमेन को वो अपने साथ ले जाए और उस पर रिसर्च कर सके। आफ्टर ऑल कार्तिक और लिटिल निशा से उसे इन दैत्यों के बारे में जानकारी भी तो मिली है, जैसे कि ये बहुत ही सोशल होते हैं और इनकी मेंटल एबिलिटी भी कोई लो नहीं रहती। पर कार्तिक इतने स्मेली दैत्यों को अपने साथ लाने में परमिशन कैसे दे सकता था? इन बातों को अगर साइड में कर दें कि ये बदबूदार हैं और मर चुके हैं तो भी इनके भारी शरीर के साथ केव में रास्ता खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कार्तिक ने अपना दिल मजबूत किया और रितिका को वहां से खींच लिया और अपने साथ लेकर केव की डेप्थ में जाने लगा। रितिका बार बार पलट पलट कर पीछे देख रही थी। कार्तिक ने रितिका को ध्यान से देखा और हंसने के अलावा वो कुछ कर ना सका। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अरे अब बस भी करो यार। अच्छा, जब बाहर निकलकर बच जाएंगे और किसी सेफ प्लेस पर पहुंच जाएंगे तब मैं किसी को भेजूंगा इन दैत्यों को जिंदा पकड़ कर लाने के लिए, तब तुम इन पर रिसर्च कर लेना। रितिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता हूँ। लिटिल निशा जो बड़े भाई और बड़ी बहन की बातें सुन रही थी, उसे इन दोनों की बातें सुनकर डर लगने लगा। वो डर से कांपने लगी। उसके मन में अजीब से थॉट्स आने लगे। कैसे हैं ये दोनों लोग? इस गो को जो इतने डेंजरस और मैन ईटर होते हैं उन्हें जिंदा पकड़ने की सोच रहे हैं। सच में बड़े भाई बहुत ही अमेजिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तीनों बड़े आराम से केव को पार करने लगे। दैत्यों ने उन पर ना ही स्नीक अटैक किया और ना ही फ्रंट अटैक। हालांकि कार्तिक, रितिका और लिटिल निशा जैसे जैसे केव के अंदर जाते रहे अंधेरा और नमी बढ़ती जा रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली ये स्टिकी नहीं था। कार्तिक और रितिका दोनों श्योर थे कि यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता जरूर होगा। कार्तिक और रितिका के श्योरिटी का कारण था उनका दैत्यों का इस अंडरग्राउंड केव की डेप्थ में जिंदा होना। अगर इस केव में हवा नहीं आ रही होती तो ऑक्सीजन भी नहीं होती, और अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो यहाँ कार्तिक और उनके साथी जिंदा होते और ना ही वो दैत्य। अपने इस थॉट पर दोनों श्योर थे और इसी कारण से केव की डेप्थ में बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। कार्तिक और उनके दोनों साथी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इसी तरह केयरफुली देखते और खोजते हुए चलते रहे तो जल्दी ही केव के बाहर होंगे। हालांकि इस केव के लिए उनके मन में स्टार्टिंग में नेगेटिव थॉट्स थे और उन्हें ये केव एक डेड एंड लग रहा था। हालांकि जैसे ही कार्तिक की किस्मत चल रही है, खुश होने के बाद दुखी होने का सिलसिला यहाँ भी जारी ही था। इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। लंबे टाइम से रास्ते पर चलते रहने पर उन्हें केव में आगे बढ़ने के लिए 3 रास्ते दिखाई दिए। यानी ये केव आगे जाकर 3 रास्तों में डिवाइड हो गई थी और इन तीनों रास्तों में से किसी में भी लाइट नहीं थी। केव को इस तरह 3 रास्तों में डिवाइडेड देखकर कार्तिक काफी डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि अगर केव में कई सारे रास्ते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तो भूल भुलैया की तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे रास्ता चुनना इन लोगों के लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। आफ्टर ऑल तीनों को खाने और आराम की नीड भी थी। खाना पीना तभी तक ठीक था जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, और बैग में जो खाना पीना था वो मैक्सिमम 5 डेज चल सकता था। यदि उन्हें आराम करना होता तो दैत्यों के स्नीक अटैक से बचने के लिए टर्न्स में आराम कर सकते थे। ऐसा करने पर वो दैत्यों को उन पर कूदने और स्नीक अटैक करने से रोक सकते थे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस अंडरग्राउंड केव में सर्वाइव करने के लिए, वो है लाइट। कार्तिक के पीठ पर बंधी वुडन स्टिक्स बहुत ही जल्दी खत्म हुए जा रही थी, और अगर वुडन स्टिक्स खत्म हो गई तो उसके बाद इस केव में सर्वाइव करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए सिर्फ ऑयल लैंप ही बचेगा। हालांकि ऑयल लैंप में फ्यूल के रूप में ही ऑयल यूज किया जाता है, लेकिन इसका कंजम्पशन वुडन स्टिक की तुलना में बहुत ही कम था। पर ये सब एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। एक बार जब लाइट के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब वो तीनों कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे और वो मोमेंट बहुत ही डेंजरस और फैटल होगा। बिना लाइट सोर्स के खुद को दैत्यों के अटैक से बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए कार्तिक और उसके साथियों के यही थॉट्स थे कि लाइट सोर्स खत्म होने से पहले बाहर निकलने का वो रास्ता खोज डालें। रास्ते में खड़े होने पर कार्तिक को बहुत अजीब लग रहा था। इतनी देर से चलते हुए वो यहाँ पहुंचे थे पर उनका सामना अभी तक एक भी दैत्य से नहीं हुआ था। ऐसा कैसा हो सकता है? क्या वो सच में दैत्य थे? और अगर थे तो अब तक दिखे क्यों नहीं? कहीं वो हैलुसिनेशन तो नहीं था? केव में अजीब सी रॉटन स्मेल आ रही थी। कहीं इसी की वजह से तो वो हैलुसिनेशन नहीं हो गया था। हालांकि इन रास्तों पर उसे कहीं दैत्य नहीं दिखे, पर कार्तिक के मन में उनका डर ऐसा बैठ गया था कि उसे ऐसा लग रहा था कि जहाँ टॉर्च की लाइट नहीं पहुंच पा रही है वहाँ अंधेरे में छुप कर कोई तो बैठा है और उन्हें घूर कर देख रहा है और फिर मौका मिलते ही जंप करके उन पर अटैक कर देगा। इस थॉट ने कार्तिक को अनकंफर्टेबल कर दिया।
इस समय वो तीनों एक ऐसे प्लेस पर खड़े हैं जहां से 3 रास्ते आगे जाते हैं और कार्तिक को इस सिचुएशन में काम होकर ही सही रास्ता तय करना था, क्योंकि अगर वो सही रास्ता चुनता है तो बिना किसी प्रॉब्लम का सामना किए लाइट खत्म होने से पहले बाहर निकल सकते थे। लेकिन अगर गलती से भी गलत रास्ता चुन लेते हैं और इस अंधेरी भूल भुलैया यानी मेज में खो जाते हैं तो फिर इन तीनों का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कार्तिक ये रास्ता रैंडम चॉइस या लक के बेसिस पर नहीं खोजना चाहता था। वो चाहता है कि किसी भी रास्ते पर जाने से पहले डिस्कशन कर ले, क्योंकि ये सिचुएशन उनकी लाइफ से रिलेटेड है। इसीलिए किसी रास्ते पर जाना है इसका फैसला उसने सोचा कि रितिका को करना चाहिए। रितिका हमेशा से बहुत ही काम और कैलकुलेटिव रहती है और इसी वजह से वो किसी भी मुसीबत का सॉल्यूशन निकाल लेती है। इसीलिए कार्तिक ने रितिका को ही डिसाइड करने का मौका दिया। कार्तिक रितिका से पूछता है, बताओ रितिका, हमें इनमें से कौन से रास्ते पर जाना चाहिए? कार्तिक के अचानक सवाल पूछने पर रितिका कंफ्यूज हो गई। उसने कार्तिक से कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि तुम एक बुकवॉर्म हो और हमेशा काम और कलेक्टिव रहती हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे पास ऐसे सिचुएशन से भी निकलने का कोई तो सोल्यूशन होगा। रितिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कार्तिक से कहा, सॉरी कार्तिक, पर मैं इन 3 रास्तों में से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ। कार्तिक पजल्ड होते हुए रितिका से कहता है, क्या सच में? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है? रितिका ने सिर हिला के कार्तिक से कहा, तीनों रास्तों में से मुझे कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कोई ऑब्वियस हवा का फ्लो भी नहीं है। अगर कोई है भी तो मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इस टाइम पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। रितिका जैसी जीनियस भी अगर रास्ता नहीं खोज पा रही है तो इसका मतलब है रितिका ने अपनी इफेक्टिवनेस खो दी है। अब कार्तिक को अपने लॉजिकल थॉट से ही सही रास्ता खोजना पड़ेगा। कार्तिक और उसके साथियों के सामने 3 रास्ते हैं, इसलिए वो अलग नहीं हो सकते थे। अगर वो अलग अलग रास्तों से जाते हैं तो वो अकेले हो जाएंगे और दैत्यों के लिए वो एक ईजी फूड बन जाएंगे। इस सिचुएशन में एक ही रास्ते को चूज किया जा सकता था। कार्तिक अपने थॉट्स में डूबा हुआ था, तभी उसे एक तेज हॉल सुनाई दिया। हॉल की आवाज केव के अंदर से आ रही थी और कार्तिक के पीछे भी। आवाज के साथ साथ कार्तिक को दैत्यों की मूवमेंट भी समझ में आ रही थी। दैत्यों का एक ग्रुप पीछे से आ रहा था। कार्तिक ये देखकर शॉक्ड और पजल्ड दोनों हो गया, क्योंकि पीछे रास्ते में कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं था जहां से ये दैत्य उनके पीछे आ सके। कार्तिक का सिर चकराने लगा। लिटिल निशा और रितिका भी केव के अंदर से और पीछे से आ रहे इस शोर से डर गए थे। वो लोग ऐसी जगह फंस गए थे जहां से ना तो आगे जाता बन रहा था और ना पीछे, और अब चारों तरफ से उन पर अटैक होने वाला था। अब उनके भागने का रास्ता भी नहीं था। अगर इनकी संख्या कम होती तो फायर क्रैकर्स की हेल्प से इनसे फाइट भी कर लेते, पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दैत्य सोसाइटी इन्हें मारने आ गई हो। तो क्या इसका मतलब लिटिल निशा सही कह रही थी कि ये दैत्य उन्हें, जिन्हें वो गू कहकर बुलाती है, वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हैं और ये कहीं से भी गायब होकर कहीं से भी वापस अपीयर हो सकते हैं? इन सब के बारे में सोचकर कार्तिक परेशान हो रहा था। उसे जल्द ही कोई डिसीजन लेना होगा, नहीं तो ये अंडरग्राउंड केव ही उसका और उसके साथियों की कब्र में बदल जाएगा। क्या होगा कार्तिक और साथियों का?